नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी खालरा और पूजा त्रिपाठी। 2 दिनों की हल्की रिकवरी के बाद बाजार में कल हमने बिकवाली का सत्र देखा। निफ्टी में करीब 100 अंकों के आसपास की कमजोरी रही। हालांकि राहत की बात यह रही कि निफ्टी बैंक में थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से आई और उतनी कमजोरी हमें नहीं दिखी जितनी की निफ्टी में थी। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और अगर हम विदेशी बाजारों से संकेतों की बात करें तो संकेत थोड़ी सी कमजोर साइड पर ही हैं। सवाल यह है कि आपकी रणनीति आज क्या होनी चाहिए? क्या आज तेजी के सौदे बनाएं लोअर लेवल्स पर या फिर बाजार में थोड़ा सा आज कॉशियस रहें, सतर्क रहें? ये सब कुछ समझेंगे और आपके लिए ट्रेड के सुपरहिट रणनीति भी अपने एक्सपर्ट्स के जरिए लेकर आएंगे। ग्लोबल बाजारों का माहौल समझाएंगे और आपकी रणनीति बनाएंगे। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि बाजार के लिए क्या है आज 4 सबसे बड़े संकेत। डाउ की बात करें तो जिस तरह से अमेरिका में महंगाई बढ़ने के डर से बॉन्ड यील्ड ऊपर गई हैं, अक्टूबर 2022 के बाद उच्चतम स्तर पर है बॉन्ड यील्ड। उसके चलते डाउ कल 290 अंक टूटा। नैस्डैक एसएनपी में भी कमजोरी रही। डाउ 50 डीएमए के नीचे कारोबार कर रहा है, तो ये एक बहुत ही क्रूशियल चीज हो जाती है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त हल्की बढ़ोतरी के साथ वहां पर ट्रेड हो रही है। 25 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर निफ्टी के तमाम जो इंडेक्स हैं उसमें बदलाव हुए हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में पीएनबी, श्रीराम फाइनेंस और इसके अलावा ट्रेंड की एंट्री हमें देखने को मिली है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एसीसी, नायका, एचडीएफसी, एएमसी ये बाहर हुए हैं। प्राइमरी मार्केट का एक्शन लगातार चल रहा है। पिरामिड टेक का आईपीओ आज से खुल रहा है और कॉनकॉर्ड बायोटेक की आज लिस्टिंग होनी है, तो इन 2 एक्शन पर भी आज नजर रहेगी। लेकिन नजर होगी पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर, क्योंकि पिछले साल मई में एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके महंगाई से राहत देने की सरकार ने कोशिश की थी। कई सारे ऐसे कदम उठाए थे। तो क्या ये संभव इस बार भी? ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी आसार बन रहे हैं कि पेट्रोल डीजल में कटौती की एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके सरकार महंगाई से राहत दे सकती है और इसके चलते इसका स्पाइरल इफेक्ट होता है, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी अगर घटती है तो उससे कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम आती है और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम आती है तो कहीं ना कहीं जो वस्तुओं की जो महंगाई है उसको चेक करने में मदद मिलती है। तेरे बाजार के लिए 4 बड़े संकेत, लेकिन एक बार जरा विदेशी बाजारों से किस तरह के संकेत भारतीय बाजार के लिए मिल रहे हैं उसको समझ लेते हैं और पूजा के पास चलते हैं। पूजा, डाउ हम देख रहे हैं कि 50 डीएमए के नीचे कारोबार कर रहा है और जिस तरह से फेड की कमेंट्री आई थी, यूएस फेड के जो मिनट्स आए थे, उससे कहीं ना कहीं इस बात के साफ संकेत मिल गए थे कि जो दरों में बढ़ोतरी का जो ट्रेंड है आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी जो फेड की जो टारगेट है 2% के आसपास का महंगाई दर को लाने का, उसको लेकर अभी कशमकश कहीं ना कहीं जारी है। संकेत क्या मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से? जी जी बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि आपने कहा कि फेड के मिनट्स के बाद अब हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजारों में कंसर्न है। सवाल इस वक्त सबसे बड़ा ये है कि ब्याज दर में कितनी बढ़त होगी। अब वो बात नहीं की जा रही है, ब्याज दरों में कब तक बढ़त होगी, अब इसकी जो अनिश्चितता है वो बाजार में बढ़ती जा रही है। कितने लंबे समय तक ये बढ़त रह सकती है, क्योंकि इसको लेकर कुछ क्लैरिटी फेड की तरफ से नहीं आ रही है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजार नर्वस हैं। असर बॉन्ड मार्केट पर भी अब देखने को मिल रहा है और 1 जून 2022 के बाद हमने देखा कि माफ कीजिएगा, अक्टूबर 2022 के हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स अब अपने ऊपरी स्तर पर आ चुके हैं और बॉन्ड यील्ड्स में जो एक्शन हमें दिख रहा है उसका असर हम दुनिया भर के बाजार में देख रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में इसका एक इम्पैक्ट दिखाई दिया और लगातार तीसरा दिन था जब हमने देखा कि सभी इंडाइसेस लाल निशान में ही कारोबार कर रहे थे और डाउ जोन्स अपने अहम सपोर्ट लेवल्स के भी नीचे आ चुका है। अगर 50 डेली मूविंग एवरेज के बाद अब डाउ जोन्स कारोबार कर रहा है, 1 जून के बाद पहली बार ये लेवल्स डाउ जोन्स में देखने को मिले हैं। तो कल के सेशन में तो 290 अंकों की वीकनेस थी। नैस्डैक में सबसे ज्यादा वीकनेस देखने को मिली, करीब 157 अंकों की भारी गिरावट नैस्डैक में भी थी। तो इस वक्त ब्याज दरों का जो बढ़त का कंसर्न है वो बना हुआ है और जिसके चलते हम ये बिकवाली देख रहे हैं बाजार में। और एक और आंकड़ा आया कल, जॉबलेस क्लेम का
जॉब मार्केट को जिस तरीके से फेड कंट्रोल करने के की तरफ एक के बाद एक फैसला ले रहा है, वो भी अब दिख नहीं रहा है ज़्यादा। और कल हमने देखा कि जॉबलेस क्लेम के भी जो डेटा थे वो 2.48 लाख से घटकर 2.39 लाख आए और अनुमान से थोड़ी यहाँ पर कमी देखने को मिली है। तो इस पर जॉब मार्केट भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे फेड की चिंता अब यहाँ पर और बढ़ती जा रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमने देखा कि यूएस के मार्केट में दबाव देखने को मिला। अर्निंग सीजन इस बीच चल ही रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कॉर्पोरेट फ्रंट पर देखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स दिखी। वॉलमार्ट के नतीजे अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक 2% टूटा और सिस्को ने भी अपने नतीजे जारी किए, जिसके बाद हमने 2% की तेजी वहां से देखी। यूरोप के बाजार भी कमजोर हैं। अब आता है बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट पर। बॉन्ड मार्केट में हमने आपको बताया कि अपने ऊपरी स्तर पर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। कच्चे तेल की अगर चाल की बात करें तो यहाँ पर अब जब भी हम ऐसा देखते हैं कि चीन में एक स्लो डाउन की बात आ रही है, तभी सेंट्रल बैंक की तरफ से कमेंट्स आ जाते हैं मार्केट को सहारा देने के लिए। और कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेंट्रल बैंक ने लिक्विडिटी बनाए रखने की बात की और उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधार के लिए जो भी उपयुक्त पॉलिसी सपोर्ट होगा वो हम देते रहेंगे, उससे जुड़ा कदम उठाते रहेंगे। जिसके बाद हमने कच्चे तेल में एक निचले स्तरों से थोड़ी हल्की यहाँ पर रिकवरी देखी। और सोने की अगर बात करें तो बढ़ते यील्ड के कारण सोना भी 5 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है। तो ये हाल है इस वक्त बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट का। कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस वक्त कमजोर संकेत ही दिखाई दे रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त हरे निशान में है, लेकिन वो भी यहाँ पर 9,300 के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्लोबल मार्केट के पूरे संकेत और आपके सामने हमने कोशिश की है कि सारे के सारे संकेत थोड़ा विस्तार से आपके सामने बताएं। अब अभिषेक के पास चलते हैं और उनसे जरा डोमेस्टिक कारण समझ लेते हैं। बाजार के अंदर ऐसे क्या रीजन बन रहे हैं जिससे बाजार अभी भी सपोर्ट तो ले रहा है बट रेजिस्टेंस नहीं तोड़ रहा। अभिषेक, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस नहीं तोड़ रहा। जी डिम्पी, बाजार में देखिए हो ये रहा है कि जो ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक से सपोर्ट नहीं आ रहा है। और निफ्टी बैंक में अगर हम देखेंगे तो जो छोटे वाले बैंक हैं वो तो चल रहे हैं, बड़े वाले बैंक नहीं चल रहे हैं। तो अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक की बात करें, तो ये शेयर बहुत चले हुए थे और कहीं ना कहीं उसके बाद चलने के बाद अब ये कंसोलिडेट कर रहे हैं या फिर थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहे हैं। तो इनसे पूरा का पूरा सपोर्ट गायब है। तो जब तक निफ्टी बैंक से सपोर्ट नहीं आता है, क्योंकि ऊपर से अगर हम देखेंगे निफ्टी बैंक को तो तकरीबन ये 2,500 पॉइंट से ज़्यादा नीचे आ गया अपने रिकॉर्ड लेवल से। निफ्टी भी करीब करीब 2-2.5% नीचे आया है अपने रिकॉर्ड लेवल से। तो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक का सपोर्ट न होना इस बात को दिखाता है कि शायद बाजार को थोड़ी दिक्कत आएगी ऊपर चलने में। कल की अगर हम सत्र की बात करें तो जो बड़े शेयर हैं जो इंडेक्स में अपना होल्ड रखते हैं, रिलायंस की बात कर लें, हम आईटीसी की बात कर लें या फिर एल&टी की बात कर लें, कल वहाँ से हमें प्रेशर बनता हुआ दिखा। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से महंगाई के आंकड़े आए हैं, रिटेल महंगाई के 7.5% के आसपास के, फूड इन्फ्लेशन पर अभी रोक लगती फिलहाल दिख नहीं रही। वैसे सरकार कोशिशें अपनी तरफ से कर रही है किसी तरह से मैनेज करने की, और इस बीच ये खबर भी आ रही है कि शायद पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाए। तो अभी जो महंगाई का ओवरहैंग है, नतीजे जो आए करीब करीब 60-70% के आसपास वो इनलाइन जरूर आए हैं, लेकिन अब वो सीजन खत्म हो गया नतीजों का। अब हम फिर से देखेंगे कि अच्छा ग्लोबल क्यूज क्या बन रहे हैं। चीन को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं, वहाँ की इकोनॉमी को लेकर, उसके चलते हम क्रूड पर प्रेशर देख रहे हैं। अमेरिका में जिस तरह से हालात बन रहे हैं हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी महंगाई को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं। तो भारतीय बाजार को यहाँ से चलने के लिए कुछ खास ट्रिगर दिख नहीं रहे हैं। इसके चलते हम देख रहे हैं कि कल के सत्र में हमने 19,300 के आसपास तक के आंकड़े देखे और रिकवरी थोड़ी सी अटेम्प्ट हुई थी, 30-40 अंक रिकवर किया निफ्टी लास्ट में, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं था। लेकिन लबोलुआब हम ये कह सकते हैं कि बैंकिंग जो कि इकोनॉमी के एक तरह से बैरोमीटर के तौर पे भी काम करते हैं, जब तक वहां से और बड़े बैंकों का जब तक प्रदर्शन नहीं सुधरता है तब तक शायद बहुत बड़ी रिकवरी की हमें उम्मीद करनी नहीं चाहिए डिम्पी। लेकिन आपसे समझेंगे कि वायदा बाजार के आंकड़े क्या कह रहे हैं आपके हिसाब से। जो सपोर्ट का जो स्तर है या फिर जो रेजिस्टेंस का स्तर है, क्या उसमें कुछ बड़े बदलाव हुए हैं क्या? देखिए, अब क्या बोले आप, वैसे ही मुश्किल है इस समय बोलना इंडेक्स के बारे में, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ आपको आंकड़ा मैं पहले दिखाता हूँ। एक बार ना FIs वाला नंबर आप लेके आ सकते हैं, उस नंबर से मैं ज़रा शुरुआत करूँगा, क्योंकि आप थक गए होंगे सुन के, पक भी होंगे कि मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि अभी तो चर्निंग का सीज़न है, अगर आपको शॉर्ट करना आता है तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। आप इसमें ना एक इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा भी देखेंगे जो कि 38,000 करोड़ रुपए का है। ये 38,000 करोड़ का अगर सारे नंबर भी FIs के मिला देना, घटने बढ़ने सब वाले भी, तब भी वो 38,000 करोड़ का नंबर नहीं आएगा, ये जो आप इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर देख पा रहे हैं।
ये इसकी बड़ी वजह कल एक तो वीकली एक्सपायरी थी, दूसरा हुआ क्या है कि कल मार्केट में शॉर्टिंग हुई है, फ्यूचर्स में और रिटेल ने भी की है, एफआईज ने भी की है, लेकिन उसको कवर कर लिया। तो एक अच्छी चीज ये है कि पुट्स कवर हो गए, इसलिए आपका बेस बच गया 19,300 वाला और 43,800 वाला। तो अभी आप बेस बचाने की फॉर्मेशन में लगे हुए हैं। कुछ कुछ कल एफआईज का नंबर भी यही कह रहा था, आपके अंदर एग्रेशन की कमी है। जो एग्रेशन की कमी है वो बाजार के अंदर आपको साफ दिख रही है। आप सिर्फ इतनी ही मेहनत करते हैं कि जो गिरावट आई है उसको मैं इतना कवर कर लूं कि सामने वालों का दिल और मन रखा जाए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये मेरे को एफआईज के नंबर बताने थे। अब आता हूं मैं जरा निफ्टी पे। आपने बोला कल क्या हुआ। निफ्टी के अंदर कल शॉर्टिंग हुई है, फ्यूचर के अंदर शॉर्टिंग हुई है, बट पुट्स को कवर किया गया, इसलिए आप 19,300 के ऊपर आ गए। एक और पॉइंट मैं अभी बोलूंगा निफ्टी के अंदर कि निफ्टी ने थर्ड टाइम, इनफैक्ट फोर्थ टाइम 19,300 को टेस्ट किया हुआ है। ये फनल बहुत छोटी हो चुकी है। अब आप प्रिपेयर हो जाइए एक बड़े मूव के लिए। ये अगले 2 से 3 दिन में आ सकता है, नहीं तो नेक्स्ट वीक तो 100% आने के चांसेस हैं। तो बी प्रिपेयर। बाजार ऐसे आपको बहुत दिनों तक रखेगा नहीं। निफ्टी का जो सपोर्ट है अभी भी 19,300 का है, निफ्टी का रेजिस्टेंस है 19,650 का है। जिन्होंने शॉर्ट किया है उनको 650 चेक करना है, जिन्होंने लॉन्ग कर रखा है उनको 300 चेक करना है। इसके बीच में क्या करना है, उसका जवाब है कुछ भी नहीं। उसके बीच में कुछ भी नहीं करना आपको। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई निफ्टी की। लेकिन डिम्पी, बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है? देखिए, बैंक के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन बैंक निफ्टी भी कल अपने आप को थोड़ा ठीक करने की, हील करने की कोशिश कर रहा था। कुछ कुछ ऐसे लग रहा था कि क्रोसिन से उसको एंटीबायोटिक दे दिया है, अब वो थोड़ा जल्दी स्पीड से रिकवर करेगा। लेकिन वो एंटीबायोटिक का भी कोर्स है अपने आप में, वो एक दिन में नहीं ठीक करेगा आपको। इसलिए बैंक निफ्टी ने एक दिन में अपने आप को ठीक नहीं किया। हाँ, बैंक निफ्टी ने ठीक करने की प्रोसेस को सिर्फ शुरू किया है। ये प्रोसेस फेल भी हो सकती है, ध्यान रखा जाए। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोसेस चली जाएगी है। इसलिए 43,800 पे अपनी आंखें गड़ा के बैठिए आप। अगर 43,800 के जितना जितना आप नीचे जाते जाएंगे आप वीक होते जाएंगे, 43,800 के जितना ऊपर रहेंगे स्ट्रांग रहेंगे। ये स्ट्रांग वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि फिर आप 44,200 भी ब्रेक करेंगे, फिर 44,500 भी पार करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं है। डाटा ऐसा शो ही नहीं कर रहा। कल भी निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर दोनों के अंदर शॉर्टिंग हुई है। एक पॉइंट से मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंक्लूड कर दूंगा, ये इतने भारी हो चुके हैं ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। 10 शेयर एफ एंड ओ बैन में है। एंजाइटी आप लोगों की पता करके देखिए ना, उनसे पूछिए कि उनकी एंजाइटी कैसी है। दोनों लोग अपने सौदे नहीं छोड़ रहे, दोनों को लगता है कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, और एक का हारना निश्चित है। अब वो कौन हारेगा अगले 3-4 दिन में पता लग जाएगा, लेकिन आप प्रिपेयर रहिए अपने स्टॉप लॉसेस और अपने टारगेट के साथ। बिल्कुल, तो दोनों साइड के मूव के लिए प्रिपेयर रहिए। भारी मूव देखने को मिल सकता है। 10 शेयर एफएनओ बैन में आ चुके हैं, तो लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। ये कुछ अहम लेवल्स है जिस पर कि आपको नजर रखिए। अब बात करते हैं एक्शन वाले 2 स्टॉक्स की। डीपी, वो कौन से? पहला जो चुना है वो है पीएनबी का शेयर। एक्चुअली ये एफ एंड ओ बैन में आ गया। हम अमूमन बैन वाले शेयर्स को थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन कई बार बैन में आने से या बैन में जाने से तभी उसके अंदर मोमेंटम आता है, नहीं तो आता ही नहीं है। अब आप इसके चार्ट को देखिए, हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था 58 के आसपास अगर आपको मिल जाए ले लेना। 62 हो गया, कल इसकी 63 की फिर से क्लोजिंग है। हम फिर से बोलते हैं 58 से लेके 60 के बीच में बाय जोन है। आपको आज भी खरीदना, आज भी ले सकते हैं। आप सरकारी बैंकों को बार बार अच्छे से उसकी तारीफ करते हो कि देखो सरकारी बैंक चल रहे हैं, उसमें पीएनबी भी सरकारी ही बैंक है, तो ये एक शेयर होगा। दूसरा, ये सेफ एंड स्लो मूव देगा आपको। इस समय आपका एग्रेशन नहीं होना चाहिए, इस समय आपको ठंडे रहना चाहिए क्योंकि बाजार ज्यादा गर्म होने की तैयारी कर रहा है। इसलिए आप थोड़े ठंडे शेयर वालों को पकड़ लीजिए जिसका नाम पीएनबी हो सकता है। दूसरा, ये बैन शेयर की लिस्ट में आया, इसलिए आप कैश के अंदर रखिएगा, फ्यूचर्स के अंदर ना रखिएगा। दूसरा भी हमारा बाय कॉल है, उसका चार्ट भी और उसके डाटा भी स्क्रीन पर आएंगे, वो है टाटा केमिकल्स। हम उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिन्होंने टाटा केमिकल्स के ब्रेकआउट को नोटिस किया और आपके सामने रखा था। बाद में फिर एक्सपर्ट्स ने भी काफ़ी हद तक टाटा केमिकल्स को सराहा था। अब ये फिर उसी लेवल पे आ गया है जहां से चल के घूम के, कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए, ये वहीं आ गया है। आप इसका 1 मिनट के लिए चार्ट दिखाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। हम उसी लाइन पे आके खड़े हो गए हैं जिस लाइन पे टिपिकली पहले थे, यानी कि प्लेस एट बेस है। ये बेस पे आके फिर से प्लेस हो गया है। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत ही जबरदस्त है। आप एक फिर से रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये चलेगा बहुत ज्यादा नहीं तो टूटेगा भी बहुत ज्यादा नहीं, तो आपको ऐसे ही शेयर चाहिए। टाटा ग्रुप की कंपनी है, केमिकल्स के अंदर पुल बैक ड्यू है, तो सब कुछ इसके फेवर में जा रहा है। आप थोड़ा पोजिशनिंग इसके अंदर लेना चाहें तो ले सकते हैं। टाटा केमिकल्स एंड पीएनबी बोथ आर सेफ एंड स्टडी शेयर्स।
टाटा केमिकल्स और पीएनबी का नाम लिया डिम्पी ने। पीएनबी हम देख रहे हैं कि एक्शन दिखा भी रहा है। कल भी हमने इसमें ठीक ठाक तेजी देखी 2.5% के आसपास की, और ये आपके फोकस लिस्ट में ये शेयर होना चाहिए। अब अपने मेहमानों को शामिल कर लेते हैं शो में। कुणाल परार, कपिल शाह और सुमित मूलचंदानी हमारे साथ जुड़ गए हैं आज आपको गाइड करने के लिए, बाजार में आपकी रणनीति बनाने के लिए और कमाई के ढेर सारे ट्रेड भी बताने के लिए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया है। शुरुआत हम कपिल आपसे करना चाहेंगे। आपको निफ्टी का सेटअप कैसा लग रहा है? हालांकि देखिए ग्लोबल जो क्यूज़ हैं वो बहुत कन्विंसिंग नहीं है बाजार के लिए, और कल हमने गिरावट का सत्र देखा। उसमें एक दिक्कत की चीज़ ये है कि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, लोग ओवरनाइट ट्रेड हम देख रहे हैं कि अवॉइड ही करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि आज अगर गैप डाउन अगर खुलता है निफ्टी, मान लीजिए अगर ऐसा कोई झटका अगर लगता है, तो बाइंग के आप मौके खोजेंगे कपिल, या फिर थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे? जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसे हम पहले ग्लोबल मार्केट की बात करें तो जो यूएस मार्केट थी वहां पे हमने कल के दिन में सेलिंग प्रेशर देखा हुआ था। यूरोपियन मार्केट भी कुछ एक सेलिंग प्रेशर में आए हुए हैं। एशियन मार्केट सुबह खुलते ही कुछ मिक्स नोट पे यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। कुछ दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं कि लेट्स से कि क्रूड ऑयल की जो अपसाइड मोमेंटम आई थी और वहां से 80 टू 83 का जो उसने हाई बनाया था वो थोड़ा सा रिट्रेस भी हुआ था। 79 की सपोर्ट लेवल है, तो 79 के सपोर्ट लेवल से वहां पे हमें 2 दिन से कुछ एक रिकवरी आते हुए देखने मिलती है, जो ब्रॉडर मार्केट के लिए, हमारे स्पेसिफिक मार्केट के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। और डॉलर इंडेक्स को हम देखते हैं तो वो कहां ना कहां पे 103 के लेवल के यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। 103 इसका रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन 103 के लेवल के ऊपर अगर ये मूव करता है तो नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस इसके कुछ 104 तक आते हैं। तो जब भी आपके डॉलर इंडेक्स मूव करता है तो एक इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लो होना बनता है, सो दैट इज आल्सो ना नेगेटिव फैक्टर। अभी हम घर आंगन में आते हैं तो निफ्टी का जो हम ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखते हैं तो पिछले 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन से हम नेगेटिव मोमेंटम देख रहे हैं और 3% की ऑलरेडी कटौती होते हुए देखने मिल रही है। और ये जो महीना है वो थोड़ा सा पहले का जो हम इफेक्ट देखते हैं तो 4 महीने से हम काफी अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं, और दिस इज द फर्स्ट मंथ जहां पे अभी तक 2% के अराउंड की हमें डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिल गए। तो आपका जो आउट परफॉर्मेंस का जो बेस था वो काफी बना हुआ है। टेक्निकली चार्ट सेटअप हम यहाँ पे देखते हैं तो डेली चार्ट पे और इंट्राडे चार्ट पे उसने एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया हुआ है, जो एक बेरिश कंटिन्यूएशन साइन हमें मानते हैं। पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि 19,300 नीचे में बेस बन रहा है और ऊपर में कहां ना कहां पे 19,470 19,500 की यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, और मार्केट का लो है, लो का स्ट्रक्चर बन रहा है, राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रीच हो रही है। तो कुल मिला के इन सारे फैक्टर्स को हम देखते हैं तो मार्केट का रुझान इतना तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं लग रहा है, बट एक टेक्निकल कंफर्मेशन के लिए 19,300 के नीचे अगर हम क्लोजिंग देखते हैं तो मार्केट में फिर से और एक सेलिंग प्रेशर में देखने मिल सकता है। और थोड़ा सा ब्रॉडरली हम बात करें तो 18,600 से लेके 18,800 की लेवल देखने मिल सकते हैं। मार्केट का अगर यहाँ से कुछ बाउंस बैक आता है तो यहाँ पे मैं बाय करने की नहीं सोचूंगा, लेकिन सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखूंगा। लेट्स से कि सेल ऑन राइज के लिए भी 19,500 जो एक पहला एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है और उसके बाद में 19,650 तक मार्केट का रुझान अंडर प्रेशर रहेगा जब तक मार्केट 19,650 के नीचे सस्टेन कर रही है। 19,650 के ऊपर ये व्यू नेगेटिव हो जाएगा, और अभी के लिए हम एक मार्केट पे साइडवेज टू नेगेटिव है, 19,300 के नीचे नेगेटिव हो जाएंगे और डाउन साइड में 18,800 से 18,600 की डाउन साइड पोटेंशियल दिख रहे हैं। ओके, तो 19,000 के नीचे भी फिसल सकता है, नेगेटिव व्यू इस वक्त है निफ्टी पर कपिल का। कपिल, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताइए। बिल्कुल, अभी है ना, अभी के दौर पे ना मार्केट में काफी पेन चल रहा है और इस पेन की दवा सिर्फ फार्मा सेक्टर के पास में ही है। तो फार्मा सेक्टर्स हम देखते हैं तो काफी टाइम से एक मोमेंट में है, और जो भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है लेकिन उन्होंने अपनी मोमेंटम इंटैक्ट रखी हुई है। तो वहां पे काफी सारे काउंटर्स है, लेट्स से के सिंजिन का काउंटर है, डॉक्टर रेड्डी का काउंटर है, सिप्ला का काउंटर है, वो तीनों के तीनों काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं। एज एन पिक मैं सिंजिन को प्रीफर करूंगा जो अभी 805 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 790 का उसको हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 835 का हमें टारगेट रखना चाहिए। और दूसरा एक शॉर्ट की साइड मेरा ध्यान बनता है कोटक महिंद्रा बैंक पे। बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा नहीं कर रही है और इसमें भी कोटक बैंक काफी 2 साल से एक रेंज में ही चल रहा है। रिसेंट जो उसकी अपसाइड मोमेंटम आई थी वो अपर बैंड के यहाँ पे टच होकर नीचे की ओर आ रहा है, और उसने अपनी मिडिल पॉइंट जो था रेंज का उसके नीचे भी ड्रिफ्ट हुए आ रहा है। तो टेक्निकली अभी हम देख रहे हैं कि जो उसकी 2 साल की लोअर बैंड थी वहां पे रिटेस्ट को होना चाहिए। सो 1766 के लेवल पे कोटक महिंद्रा बैंक चल रहा है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट का व्यू बन रहा है। स्टॉप लॉस 1800 का रहेगा और नीचे टारगेट हमारे 1700 के यहाँ पे दिख रहे हैं। ट्रेडर से और एक
राय ये भी रहेगी कि अभी के टाइम पे पोजीशंस थोड़ी सी लाइट रखें, क्योंकि मार्केट में इनडेसिसिवनेस ज्यादा है। 19,300 लेवल नीचे क्रॉस करते ही मार्केट का सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, तो अभी पोजीशंस अपनी लाइट रखें। ठीक है, कपिल ने 2 ट्रेड आपको बता दिए। अब और मेहमानों से जुड़ने का वक्त हो गया। आयुष मेहता भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी आपको विंडो में दिख जाएंगे। कुणाल, आपसे शुरू करें। गुड मॉर्निंग, आपके आज के स्टॉक्स। वेल, जैसा कपिल जी ने कहा है, जब तक एक थ्रेशोल्ड लेवल है निफ्टी का वो ब्रेक नहीं होता है, डाउनसाइड की मोमेंटम फिलहाल के लिए थोड़ी सी इनडिसिसिव लग रही है। 19,300 के लेवल की बात की है, नो डाउट साइडवेज टू बियरिश है, लेकिन 19,300 ब्रेक होना बहुत जरूरी है। और अगर ये लेवल ले लेता है तो अच्छा खासा बाउंस बैक भी हमें वहां पे देखने को मिल सकता है। तो 2 स्टॉक है और इसी व्यू के साथ दोनों स्टॉक मैंने बाय के लिए चुने हैं। सबसे पहला NAM इंडिया, नाम इंडिया, 316 के अराउंड का क्लोजिंग है। 306 के एसएल के साथ हम बाय करने का यहाँ पे ट्राई करेंगे। 325 का पहला टारगेट है, जैसे ही ब्रेक होता है 338 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा जो है वो RBL है, 778 के अराउंड का क्लोजिंग था। 755 के एसएल के साथ हम यहाँ पे बाय करने का ट्राई करेंगे। 796 का पहला टारगेट है, वो ब्रेक होता है तो 824 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कुणाल, जरा आप आरबीएल के जरा लेवल्स जरा चेक करेंगे। आप शायद कोई और बैंक बताना चाह रहे हैं क्या? सर, इट्स नॉट RBL बैंक, इट्स RBL ओनली। आरबीएल, राणे ब्रेक, यस, राणे ब्रेक लिमिटेड। राणे ब्रेक लिमिटेड। ओके ओके ओके, ठीक है सर। आपने थोड़ा इसको राणे ब्रेक ही कर दीजिए, हमारे लिए थोड़ा समझने में आसान हो जाता है। कई बार ना शॉर्ट फॉर्म करके ना दिक्कत हो जाती है। राणे ब्रेक लिमिटेड शेयर का नाम है, नॉट आरबीएल। मुझे भी लगा कि अच्छा आरबीएल क्यों बोल रहे हैं, कल तो हमने मामला थोड़ा सा गड़बड़ी देखा आरबीएल का भी। तो ये राणे ब्रेक लिमिटेड है, करेक्ट, ठीक है। इसको हम सही कर लेते हैं। 796 824 के टारगेट राणे ब्रेक के लिए, 755 का स्टॉप लॉस। और निपॉन लाइफ 316 पर ये शेयर चल रहा है, 306 रुपए का स्टॉप लॉस और 325 रुपए पहला टारगेट, 338 रुपए ये दूसरा टारगेट होगा। एक और मेहमान को अपने शो में शामिल कर लेते हैं। आयुष मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। लेकिन पहले चलेंगे सुमित के पास। सुमित ज़्यादा देर से वेट कर रहे हैं। सुमित, आप बताइए, आपकी तरफ से आज कौन सी ट्रेड होंगी? क्या खरीदने की या फिर क्या बेचने की आप सलाह देंगे? हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जैसे कि ज्यादा फोकस अभी भी रहेगा डिलीवरी बेस्ड बाइंग पे, तो वहीं पे ही अभी भी फोकस है। देखिए, 2 स्टॉक्स हैं। फर्स्ट वन इज द जुबिलेंट इंग्रेविया। लास्ट 2 देखेंगे तो पिछले 1 महीने से कंसोलिडेशन में चल रहा था, लेकिन एक ट्रेंड लाइन का बढ़िया सा ब्रेकआउट आया हुआ है और 2 दिन से कंटिन्यू एक फॉलोअप हमें मिल रहा है। तो कल भी एक हाईएस्ट वॉल्यूम था पिछले 2 महीने का, तो लग रहा है कि ये मोमेंटम और भी कंटिन्यूएशन ले सकता है। तो नजरिया रहेगा 3 से 6 महीने के लिए। करंट मार्केट प्राइस है 452। आप स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पे 395 का, टारगेट रहेगा 594 एंड 652। जो दूसरा रहेगा वो रहेगा ऑटो लाइन इंडस्ट्री। ऑटो लाइन इंडस्ट्री ने अपना 79 का एक रेजिस्टेंस था जो पिछले वीक ब्रेक किया था, लेकिन उसके बाद कंसोलिडेशन था। तो कल भी और परसों के सेशन में काफी अच्छा एक फॉलोअप मिलके न्यू हाई की तरफ स्टॉक जा रहा है। तो कंटिन्यूएशन 94 का करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 78, 112 एंड 126। एक फॉलोअप देना चाहूंगा, लास्ट मंथ सेम डेट पे हमने बजाज कंज्यूमर का दिया था। तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग आप सेफ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसमें प्रॉफिट बुक कीजिए। पिछले 1 महीने में स्टॉक ने आपको 25% का रिटर्न दिया। 205 पे हमने एडवाइस किया था और 250 का पहला टारगेट था जो कल अचीव हो गया, और अभी भी आगे और 277 और 304 के टारगेट्स हैं। तो बिल्कुल आप होल्ड रखिए और थोड़े थोड़े प्रॉफिट आप अपने बुकिंग करते रहिए। ओके, तो बजाज कंज्यूमर में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आप बुक करिए और आगे भी तेजी के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जुबिलेंट इंग्रेविया और ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय। आयुष, गुड मॉर्निंग। आपसे भी जानना चाहेंगे आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगे आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे मैं भी आपका पैनल का डिस्कशन सुन रहा था, निफ्टी के जो डेटा पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, मेरा भी कुछ ऐसा ही व्यू है। अगर हम निफ्टी में देखेंगे तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में निफ्टी घुस चुका है, जिसका जो अपर साइड रेजिस्टेंस है वो 19,500 का और नीचे का जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो 19,300 का। 19,300 का जो सपोर्ट है वो निफ्टी का 50 डे मूविंग एवरेज भी है, जो निफ्टी लास्ट 2 दिन से टेस्ट कर रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। तो हमें लगता है कोई भी बड़ा मूव निफ्टी में ये रेंज के बाहर ही आएगा, जिसकी अपसाइड रेंज 19,500 होगी और नीचे में 19,300 होगी। और अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन है, और उसमें जो नीचे का सपोर्ट जोन जो बन के आता है वो 43,740 का, जो है बैंक निफ्टी का 100 डे मूविंग एवरेज।
अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये जो 100-डे मूविंग एवरेज है, ये अप्रैल 2023 के बाद अगर बैंक निफ्टी टेस्ट करेगा तो इस बार टेस्ट करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जहां में बैंक निफ्टी को वॉच करना है 43,740 का। और अगर इंट्राडे चार्ट पे देखें तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है जिसका नेकलाइन ब्रेकआउट आता है 44,150 पे। अगर 44,150 बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो हम एक 44,650 700 तक एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आज का मार्केट को देखें तो हमें एक थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग ही देख रहे हैं हम लोग। तो आज मेरे जो 2 कॉल्स होंगे, एक बाय कॉल होगा, एक सेल कॉल होगा। बाय कॉल होगा कंडीशनल बाय कॉल, वो होगा टाइटन के ऊपर। टाइटन को आपको बाय करना है अबव 3080। इसमें आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 3020 का होगा और टारगेट जो होगा 3200 का होगा। टाइटन में हम देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है इसकी डेली चार्ट्स में, एक पॉजिटिव आरएसआई क्रॉसओवर है और अपने सारे एवरेजेस के ऊपर एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हम एक बाय कॉल ले सकते हैं कंडीशनल 3080 के ऊपर। और जो मेरा सेल कॉल होगा वो पिडीलाइट पे होगा। अगर हम पिडीलाइट का डेली चार्ट देखें तो कंसोलिडेशन का स्टॉक ने कल ही ब्रेकडाउन दे दिया है। कब से ये 200-डे मूविंग एवरेज जो ईयरली एवरेज है उसको होल्ड करके चल रहा था और उसने कल इसका ब्रेकडाउन दे दिया है और वीकली चार्ट पे भी इसने एक अपना सपोर्ट तोड़ दिया है। तो पिडीलाइट को आपको शॉर्ट करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 2390। इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 2570 का होगा। बिल्कुल। तो ये हैं 2 कॉल्स इस वक्त आयुष की तरफ से। करीब 8 कॉल्स आपको दे दिए गए हैं, सभी में तेजी करने की राय है और इनको बीच बीच में हम रिव्यू करते रहेंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब रिसर्च टीम को शामिल करने का समय है। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं और सौमित भी जुड़ चुके हैं। निफ्टी फुटसी में जो बदलाव होने वाला है उसके बारे में वो बताएंगे। सबसे पहले शरद के पास चलते हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। खबरों वाले शेयर्स बताइए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले जो है आईपीओ मार्केट में जो है एक्शन देखने मिलेगा। यहाँ पे कॉनकॉर्ड बायोटेक की जो है आज लिस्टिंग है। आईपीओ प्राइस लगभग 741 रुपीज़ की है। टोटल सब्सक्रिप्शन 25 गुना था और आज एक्सपेक्टेड है कि प्रीमियम लिस्टिंग होगी। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट की आईपीओ है, हालांकि साइज़ छोटी है, 150 करोड़ का है और जो प्राइस बैंड है 151 to 166 रुपीज़ प्रति शेयर है। लेकिन कल एंकर इन्वेस्टर्स ने 28 करोड़ इन्वेस्ट किए और यहाँ पे की एंकर इन्वेस्टर का नाम आ रहा है विकास खेमानी प्रमोटेड कार्नेलियन स्ट्रक्चरल शिफ्ट फंड। तो इस पे जो है बाजार की नज़र रहेगी। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जो फोकस में रहने वाले खबरों वाले शेयर्स पे, और अदानी एनर्जी सोल्यूशंस फोकस में रहने वाले हैं। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अबू धाबी नेशनल एनर्जी कंपनी जो है लगभग 1.5 से लेकर $2.5 बिलियन तक इन्वेस्ट कर सकती है। बातचीत चल रही है। अब ये इन्वेस्टमेंट जो है अदानी ग्रुप में भी हो सकता है या कोई डिफरेंट एंटिटी में हो सकता है और ये लाइकली है ये डील की लगभग 20% स्टेक जो है वो अक्वायर कर सकते हैं अदानी एनर्जी सोल्यूशन में। अब इसका वैल्यू कितना आता है? 18,240 करोड़ रुपये। साउथ इंडियन बैंक के बारे में बात करें तो आरबीआई ने अप्रूवल दे दी है पीआर शेषाद्री को, जो एमडी और सीईओ बनेंगे अगले 3 साल के लिए। इंपॉर्टेंट बात ये इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स एमडी रह चुके हैं और सीईओ करूर व्यासा बैंक में। और लीडरशिप पोजीशंस की बात करें तो सिटी ग्रुप में उनकी लीडरशिप पोजीशंस भी है। आपके ओएमसी स्टॉक्स में ऑफकोर्स एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है क्योंकि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल और डीजल में उसको वो घटाए। रेप्रो स्मॉल कैप स्टॉक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑलमोस्ट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में 85 करोड़ वो जो है रेस करने वाले हैं और जो प्रेफरेंशियल अमाउंट आ रहा है वो 9% डिस्काउंट पे आ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मधुसूदन केला रिलेटेड प्रमोटेड एंटिटीज़ जो है उसमें 50 करोड़ का जो है उनका टोटल हिस्सेदारी देखने मिला है। जाइडस लाइफ साइंस के बारे में बात करें तो फाइनल अप्रूवल आई है डॉक्सिपिन टैबलेट्स की। एनएलसी ने भी राजस्थान ऊर्जा निगम के साथ जो है करार किया है पावर का। जनरल इंश्योरेंस की जुलाई डेटा में अगर देखा जाए तो मार्केट शेयर में जो है गिरावट देखने मिली आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। हालांकि स्टार हेल्थ की जो ग्रुप हेल्थ सेगमेंट है वहाँ पे उनकी मार्केट शेयर जो लीडरशिप है वो सपाट रही। हालांकि लीडरशिप रही 30% के ऊपर मार्केट शेयर का। एचएएल में भी रिपोर्ट्स आ रही है कि जो चॉपर जेवी है साफरान के साथ वो अगले 3 महीने में कंप्लीट हो सकता है। और इमामी भी फोकस में रहेगा जहाँ पे वो अपनी जो हॉस्पिटल बिजनेस है वो बेच सकती है इस महीने मणिपाल ग्रुप का। बेचने के बाद क्या होगा कि जो प्रमोटर की जो डेट लेवल्स है और जो ओवरऑल प्लेज है वो जो एफएमसीजी कंपनी है लिस्टेड उसमें वो गिरावट देखने मिल सकता है। और आखिरी में 2 स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। बाटा इंडिया, कल देर रात क्लैरिफिकेशन आई थी और जो न्यूज़ आ रही थी मीडिया रिपोर्ट्स की उनका करार हो सकता है एडिडास के साथ। और वहाँ पे जो उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ भारत के मार्केट में जहाँ पे स्ट्रेटेजिक अलायंस और टाइप्स कर सकते हैं। और आखिर में एसजीवीएन ने भी जो है टाइप किया है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन के साथ जहाँ पे वो सप्लाई करने वाले 1200 मेगावाट सोलर पावर का। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया सारी की सारी खबर हमारे लिए कंपाइल करके लेके आने के लिए। अब मैं अपने दूसरे सहयोगी सौमित सरकार को अपने साथ जोड़ रहा हूँ। उनसे ज़रा हम ये समझते हैं कि जो नेक्स्ट 50 है उसमें क्या चेंज हो रहा है। फुटसी की भी बातचीत चल रही है कि उसमें भी कुछ बदलाव होने वाले हैं। सौमित जरा बताइए नेक्स्ट 50 और फुटसी में क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट 50 के लिए
अराउंड 5 इंक्लूजन्स और 5 एक्सक्लूजन्स है। इंक्लूजन की साइड में श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंट, टीवीएस मोटर, पीएनबी और ट्रेंट जैसे नाम आ रहे हैं जहाँ पे जो इंक्लूड होने वाले हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में। और एक्सक्लूजन्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी एएमसी, एसीसी, इंडस टावर्स और नायका, ये 5 स्टॉक एक्सक्लूड होने वाले हैं। अब इसके कारण पैसिव इनफ्लो और आउटफ्लो भी होंगे इन 10 स्टॉक में। इनफ्लोज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर श्रीराम फाइनेंस और ट्रेंट में करीब 44 to 56 मिलियन यूएस डॉलर्स की इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है, जो कि करीब 1.4 to 6 टाइम्स होते हैं उनके 20 डे एवरेज डेली वॉल्यूम के सामने। और एक्सक्लूजन्स में अगर हम मेजरली देखें तो पेज इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी एएमसी में करीब 24 to 27 मिलियन यूएस डॉलर्स की आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है, जो कि करीब 1 to 3 टाइम्स है उनके 20 डे एवरेज वॉल्यूम के सामने। अब उसके अलावा अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक या निफ्टी आईटी में कोई भी चेंजेस अनाउंस नहीं किए गए हैं एनएससी की तरफ से। अब जो दूसरा अनाउंसमेंट आज एक्सपेक्टेड है वो है फिटसी का। फिटसी अपने ऑल कैप और ऑल वर्ल्ड इंडेक्सेस में भी चेंजेस करने वाले हैं, तो उस और बट इन चेंजेस का जो इफेक्ट होगा वो सितंबर 15 को होगा। आज सिर्फ अनाउंसमेंट होगा। अगर आप देखेंगे तो ऑल कैप से ऑल वर्ल्ड इंडेक्सेस में 2 स्टॉक इंक्लूड करने की बात चल रही है, जो कि केपीआईटी टेक और एआईए इंजीनियरिंग है। अब इसके कारण जो इनफ्लोज हो गए वो करीब 45 to 35 मिलियन यूएस डॉलर्स के हो सकते हैं, जो कि करीब 2 to 8 टाइम्स है इनके 20 डे एवरेज वॉल्यूम के सामने। उसके अलावा कई सारे स्टॉक्स ऑल कैप इंडेक्स में इंक्लूड किए जा सकते हैं। कुछ नाम अगर हम देखें तो सिंजेन, मजगांव डॉक, आरवीएनएल, अपार इंडस्ट्रीज, रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ऐसे नाम आ रहे हैं जिसमें करीब 12 मिलियन to 22 मिलियन के इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है इंक्लूजन के कारण। अब एक्सक्लूजन में अगर हम देखें तो हैटसन एग्रो और ब्रुकफील्ड आरआईटी, ये 2 स्टॉक एक्सक्लूड किए जा सकते हैं और इसके कारण जो आउटफ्लो होगा इन दोनों स्टॉक में करीब 8 to 13 मिलियन यूएस डॉलर्स का होगा। अब 2 बिग हैवी वेट नेम है एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। अब एचडीएफसी बैंक में करीब 552 मिलियन यूएस डॉलर्स के इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो मर्जर कंप्लीट हुआ था तो उसके इफेक्ट के कारण 552 मिलियन करीब 1.4 टाइम्स होता है उसके 20 डे एवरेज वॉल्यूम के सामने। और कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे करीब 80 to 83 मिलियन यूएस डॉलर्स की इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वेटेज बढ़ने के कारण, जो कि करीब 1 टाइम्स है उसके 20 डे एवरेज वॉल्यूम के सामने। तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे आज। ठीक है, तो ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे क्योंकि एफटीएसी के जो बदलाव होने हैं वो अभी बाकी हैं, आगे होंगे। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 से कई बार कई सारे स्टॉक्स निफ्टी के पार्ट भी बनते हैं, तो उन पर नज़र रखनी ज़रूरी होती है। एक बार फिर से आपके लिए हम रिपीट कर देते हैं कि कौन से स्टॉक्स बाहर होने निफ्टी नेक्स्ट 50 से और कौन से स्टॉक्स की एंट्री हो रही है। तो एंट्री होने वालों में पीएनबी, जिसका जिक्र आज डिम्पी ने किया भी कि आज फोकस में रहना चाहिए। वायदा बाजार से भी संकेत इसके लिए अच्छे मिल रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंट, टीवीएस मोटर और जाइडस लाइफ, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 के पार्ट बन गए हैं। और जो नेक्स्ट 50 जो बाहर हो गए हैं उसमें एसीसी, नायका का प्रदर्शन देखने की लगातार कमजोर है। एचडीएफसी एएमसी ने भी, हम कह सकते हैं कि एएमसी स्टॉक्स में उतनी ज़्यादा रौनक रही नहीं, उसने भी निराश किया है। इंडस टावर और इसके अलावा पेज इंडस्ट्रीज, ये 5 शेयर बाहर हुए और 5 शेयर अंदर आए हैं। अपने एक और एक्सपर्ट को अब अपने साथ जोड़ लेते हैं। अभिषेक बासु मलिक, हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे समझते हैं कि ये बदलाव कौन सी कंपनी के लिए पॉजिटिव है, इसको किस तरह से देखना चाहिए। अभिषेक, नेक्स्ट 50 में अब देखने की एंट्री होने जा रही है पीएनबी की, श्रीराम फाइनेंस की बहुत अच्छी हमने रौनक देखी है इन दोनों ही शेयर में। अगर हम बातचीत करें तो आपको कहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है ग्रोथ के लिहाज से? अगर किसी को निवेश करना हो, कोई अगर कॉल लेनी हो, आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, गुड मॉर्निंग। पहली बात तो यह है कि एक इंडेक्स में स्टॉक इंक्लूजन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो इनिशियल 1-2 दिन या 7 दिन थोड़ा डिफरेंस होता है क्योंकि फंड फ्लोज मैटर करता है, बट 7 दिन के बाद पर्टिकुलर कोई इंडेक्स में, वो अगर निफ्टी है तो थोड़ा सा ज्यादा फर्क पड़ता है, बट निफ्टी नेक्स्ट 50 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स के हिसाब से देखना है। मेरे हिसाब से जो नाम आपने बताए जो फाइनेंशियल सेक्टर में है, सारे अच्छे हैं, इसीलिए एक्चुअली इंक्लूजन हुआ है। तो ओवरऑल पूरा फाइनेंशियल सेक्टर ही अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, तो ये स्टॉक्स पर रिव्यू। चलिए फटाफट अब जरा खबरों वाले जो शेयर हैं उस पर हम राय लेते हैं और शुरुआत बाटा से करेंगे, क्योंकि बाटा में कल हमने बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखी, करीब 6-6.5% के आसपास की मजबूती इस शेयर में दिखी। 1700 रुपये के ऊपर भाव निकल गया। और दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स थी, ऐसी खबरें आ रही थी कि एडिडास के साथ इन्होंने करार किया है। हालांकि कंपनी की तरफ से बयान आया है, उन्होंने कहा है कि वो स्ट्रैटेजिक टाइप करने के लिए अवसर की तलाश कर रहे हैं भारतीय बाजार के लिए। बाटा, इसके बारे में जरा
सुमित, आप राय दीजिए। 5% की कल तेजी खबरों के दम पर हो गई, आज कंपनी की तरफ से सफाई आ गई। अब आपकी राय क्या होगी बाटा के शेयर पर? जी देखिए, यहाँ पे 1600 का बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था। आप देखेंगे तो कल तो बाउंस बैक मिला ही, लेकिन पिछले 3 दिन से एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और वहीं पे एक बेस बना रहा था। तो बिल्कुल यहाँ पे मुझे कैंडिडेट अभी भी अच्छा लग रहा है। अगर ऑलरेडी किसी के पास होल्डिंग है तो यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं अराउंड 1675 का, जो 50 डे मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें रहिए। पिछला जो एक स्विंग हाई बना था डेट वाज अराउंड 1770 का, तो 1770 कल भी यहीं से ही एक प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा मिला था। तो जैसे इस रेंज के ऊपर सस्टेन करेगा, हमें लगता है कि ये न्यू हाई की तरफ जा सकता है। जो न्यू टारगेट रहेगा वो करीबन 1875 का रहेगा। ठीक है, तो ये है व्यू बाटा इंडिया पर। अभिषेक, आपसे एफएमसीजी शेयरों पर राय लेना चाहेंगे। कल हमने वीकनेस देखी और पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं जब महंगाई के भी आंकड़े आए उसका भी एक कंसर्न इस सेक्टर पर बना हुआ है। क्या व्यू बन रहा है आपका एफएमसीजी पर? अगर यहाँ पर हम आईटीसी को हाईलाइट करें, कल का टॉप लूजर भी था, एक अच्छी खासी तेजी देखने के बाद अगर पिछले एक महीने में देखें तो यहाँ पर दबाव ही देखने को मिल रहा है। तो एफएमसीजी में क्या अभी जो तेजी आई थी अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने का समय है, या फिर कोई स्टॉक्स हैं जहां पर कि इन स्तरों पर आप एंट्री करने की सलाह देंगे? क्या व्यू बन रहा है आपका एफएमसीजी स्टॉक्स पर? देखिए, आईटीसी स्पेसिफिकली अगर आप पूछें तो लास्ट 1-1.5 साल से काफी स्ट्रांग रहा है और रिजल्ट्स भी काफी अच्छा, लगातार काफी अच्छा रिजल्ट्स आ रहा है। और मेरे हिसाब से एक जो निवेशकों की जो उम्मीद थी कि होटल का डीमर्जर होगा, वो अनाउंसमेंट भी आ गया है। तो ये कंटिन्यू करेगा एज अ कंपाउंडर, लेकिन यहां से बहुत क्विक तेज ऊपर जाना मुझे लगता नहीं है अभी। उसका उम्मीद करना चाहिए। इसी के लिए बोलो ना। ठीक है, तो ये है व्यू आईटीसी पर। आपसे और भी स्टॉक्स पर बात करेंगे, लेकिन अब वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो सबसे पहले उनसे समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं और फिर उन शेयरों पर भी चर्चा करेंगे। वामाक्षी, बताइए। गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ। हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ओवरऑल इनका कहना है कि मार्क टू मार्केट केमिकल स्प्रेड्स, इंटरेस्ट कॉस्ट, नेट डेट, इन्वेस्टमेंट और केपेक्स एस्टिमेट्स हर एक वर्टिकल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने FY 24, 25 और 26 के EPS अनुमान को करीब 6 से 8% तक घटाया है। तो ओवरऑल इनकी तरफ से ओवरवेट की राय ज़रूर बरकरार है, मगर इन्होंने अपना टारगेट प्राइस घटाकर 2821 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स भी हमारे रेडार पर रहेगा। जेफरीज का कहना है कि मैनेजमेंट काफ़ी कैंडिड रही है। उनका कहना है कि मार्जिन्स अनुमान से कमज़ोर रहे हैं, मगर कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस कर रही है और इसका फ़ायदा कंपनी को हो सकता है जब वॉल्यूम्स में रिकवरी आती है। तो ओवरऑल जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय बरकरार है, मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस घटाकर 340 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा फिनोलेक्स केबल्स भी हमारे रेडार पर जेफरीज की तरफ से यहाँ पर भी रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि हाउसिंग और केपेक्स साइकिल का फ़ायदा कंपनी को हो सकता है। कम्युनिकेशन सेगमेंट को भी फ़ायदा हो सकता है 5G रोल आउट से। और ओवरऑल ऑप्टिक फाइबर सेगमेंट है, यहाँ पर प्राइस इरोजन ज़रूर देखने मिला है, मगर ये ऑफसेट होता है इम्पोर्ट एंटी डंपिंग ड्यूटी जो 5 से 15% है उसके चलते। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें, जेफरीज ने अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। फिनोलेक्स केबल्स पर अपना टारगेट प्राइस भी उन्होंने बढ़ाकर 1270 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे PVR आइनॉक्स पर। CLSA का कहना है कि ये कंपनी का और इनफैक्ट इंडस्ट्री का सबसे हाईएस्ट एडमिशन रहा है। इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि PVR आइनॉक्स की ऑक्यूपेंसी अभी करंटली 22% से बढ़कर 30% तक जा सकती है FY 26 तक। और ओवरऑल उनका कहना है कि लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं वो कंफर्म करते हैं कि इंडियन मल्टीप्लेक्सेस को OTT से कोई थ्रेट नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, CLSA ने PVR आइनॉक्स पर अपनी खरीदारी की राय को ज़रूर बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया 2015 रुपये प्रति शेयर का। ठीक है वामाक्षी, बहुत शुक्रिया है सारी की सारी ब्रोकिंग हाउसेस को कंपाइल करके लेके आने के लिए। इस बीच एक खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, पूर्व CMD HPCL के मिस्टर सुराना। उनसे ज़रा हम करते हैं बातचीत और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार जो इन्फ्लेशन से थोड़ा डरी हुई है, उस इन्फ्लेशन को हैंडल करने के लिए क्या एक्साइज ड्यूटी एक टूल बन सकता है। सुराना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
हालांकि आरबीआई की भी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी रिपोर्ट से भी ऐसा लग रहा है कि सरकार ज़्यादा चिंतित है इन्फ्लेशन को लेके, और ये होना भी चाहिए। अगले साल इलेक्शन भी है और इन्फ्लेशन आम आदमी पे फ़र्क डालता है। सर, एक्साइज ड्यूटी में सरकार कटौती करके ये राहत दे सकती है, और इससे फ़ायदा कितना होगा कटौती अगर होती भी है तो? नमस्कार। अभी जो रिसेंटली आरबीआई की जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी जो कमेंट्री है, उसमें Q1 और Q2 का जो इन्फ्लेशन एस्टिमेट है वो Q2 का स्पेशली 5.2 से 6.2% हो गया है, जो कि एक नॉर्मल जो कंफर्ट लेवल है 4% प्लस माइनस 2% से ऊपर है, मतलब 6% से ऊपर है, और इसलिए थोड़ी चिंता का विषय जरूर है। दूसरी चिंता का विषय ये है कि फिलहाल जो जुलाई मंथ के जो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो इन्फ्लेशन नंबर है वो ईयर ऑन ईयर तो कम है, मार्च के अपेक्षा भी कम है, लेकिन जून के बदले ये थोड़े ज्यादा रहे हैं, और वो 2-3 महीने की फॉल के बाद फिर से रिवर्स हुआ, और इसलिए थोड़ा चिंता का विषय है। यदि मार्केट में देखें तो क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई है, जो पिछले महीने करीब 79-80 के करीब चल रही थी, वो अभी ऑलमोस्ट 85 के आसपास है। और नियर फ्यूचर में यदि हम देखें तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग, थोड़ा न्यूज ड्रिवन चल रहा है कि चाइना में ओपनिंग हो रही नहीं हो रही है, यूएस की इकोनॉमी रेजिलेंस है या रिसेशन है, वो सब के चलते। लेकिन ओपेक ने जो कट किया है उसका जो नतीजा अभी 1 मिलियन बैरल पर डे जो उन्होंने कम किया था, उसका नतीजा थोड़ा दिख रहा है। इसलिए नियर फ्यूचर में क्रूड प्राइसेस स्ट्रांग होने के चांस हैं। दूसरा, डीजल के जो क्रैक्स हैं वो स्ट्रांग है, और डॉलर एक्सचेंज जो है वो भी अभी स्ट्रांग है। इसलिए जो डोमेस्टिक प्राइसेस जो इन 3 चीजों पे डिपेंड करती है पेट्रोल डीजल की, वो इंटरनेशनल प्राइसेस के कंपैरिजन में स्ट्रांग होने के चांस है। यदि इसको कंज्यूमर को पास नहीं करते हैं तो ऑयल कंपनीज को नुकसान होने का चांस है, जैसा पिछले साल आपने देखा। Q1 ऑफ कोर्स अच्छा रहा है, लेकिन पिछले साल तीनों ऑयल कंपनीज को अंडर रिकवरीज हुई थी, और इसलिए शायद ऑयल कंपनीज के लिए भी अंडर रिकवरीज को एब्जॉर्ब करना मुश्किल रहे। इसलिए एक्साइज ड्यूटी कटौती से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है सरकार के लिए भी और कंपनीज के लिए भी, कि ताकि कंज्यूमर को ज्यादा हर्ट किए बिना, स्पेशली इलेक्शन ईयर होने के, विदाउट बीइंग क्रिएटिंग टू मच ऑफ सेंसिटिविटी ऑन द ऑयल प्राइसेस, इसको मैनेज किया जा सकता है। अभी यदि इसमें क्रूड प्राइसेस हाई रहती हैं और यदि पूरा एक्साइज ड्यूटी कंज्यूमर को पास ऑन कर देते हैं, तो उसमें ऑयल कंपनीज को नुकसान होने का चांस है। लेकिन उसका एक थोड़ा निम्बल फुटेड मैनेजमेंट जरूरी रहेगा डे टू डे बेसिस पे, कि उसको मैनेज किया जाए, और एक्साइज ड्यूटी कटौती से वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सुराणा साहब नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। देखिए, आप तो HPCL के आप एक तरह से मुखिया रहे हैं, और आपने बहुत करीब से देखा होगा कि किस तरह से डायनामिक्स चेंज होते हैं जब कच्चे तेल के प्राइसेस ऊपर जाती हैं या फिर नीचे जाती हैं। सरकार का भी कहीं ना कहीं इंटरवेंशन रहता ही है। आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन मैन वाला सवाल है कि क्रूड के प्राइसेस हमने $70 के आसपास तक देखे, अब थोड़े से रिकवर करके $80-85 के बीच पहुंच गए हैं। सवाल ये कि क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ये तो सरकार का पार्ट हो गया कि एक्साइज में कटौती कर दें, क्या जो OMCs हैं, क्या उनकी स्थिति ऐसी है कि वो प्राइसेस कट करके कुछ राहत दें? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनके नतीजे क्वार्टरली अच्छे आए हैं, मार्जिन भी उनके इंप्रूव हुए हैं, और कहीं ना कहीं क्रूड ने स्टेबल भी होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब 85 तक गया, उसके बाद ऊपर जा नहीं पाया, और तमाम लोग ऐसी दलील देते हैं कि शायद अब क्रूड में बहुत बड़ी तेजी ना दिखे। तो क्या उनके लिए थोड़ा यह आसान हो सकता है? देखिए, ऑयल कंपनीज टाइमिंग थोड़ा मैनेज कर सकती है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म पे एब्जॉर्ब तो नहीं कर सकती है। वो थोड़ा ट्विकिंग टाइमिंग वाइज कर सकती है कि जब ऊपर नीचे काफी प्राइसेस वोलेटाइल हैं तो उसको थोड़ा इवन आउट किया जा सकता है। पिछले साल ऑयल कंपनीज को थोड़ा नुकसान हुआ था, Q1 में थोड़ी रिकवरी हुई। यदि रिकवर करने के बाद ही उनके पास वो लीवे रहेगा कि वो इसको एब्जॉर्ब कर पाए। क्रूड प्राइस जो आप कह रहे हैं कि थोड़ी स्टेबल है, लेकिन क्रूड प्राइस का देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर वर्किंग। चाइना में वेदर दे आर ओपनिंग देयर, वेदर इकोनॉमी इज गुड बैड, इट इज बिट एवरीडे स्लाइटली देयर इज अ मिक्स बैग। यदि लास्ट महीने का आप चाइना का जो रिफाइनिंग डेटा देखें तो उसमें 17.4% की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोकेमिकल की भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये हुआ है कि उनकी डिमांड बढ़ रही है क्रूड की। लेकिन एट द सेम टाइम वेदर चाइना इकोनॉमी उतनी अच्छी कर रही है, उस पर थोड़े सवालिया निशान है। यूएस में पहले रिसेशन का फेयर था, लेकिन अभी शायद लग रहा है कि नहीं, उनका भी इकोनॉमी रेजिलेंट है।
तीसरा ये है कि क्रूड ऑयल जो वॉलेंट्री कट्स जो ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री ने किए थे, वो उसके हिसाब से दैट वाज वन ऑफ द डीपेस्ट कट सिंस 2020। सो उसका इफेक्ट जो अभी नजर आ रहा है आपको कि मार्केट में जो लीवे रहता है, जो इन्वेंट्री रहती है, जो सरप्लस इन्वेंट्री रहती है और जो एक कुशन रहता है, वो कुशन कम हो जाता है और उसके कारण थोड़ा भी यदि कोई बाजार में जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे अभी यूक्रेन ने कुछ रशिया और यूक्रेन के बीच में ब्लैक सी में कुछ थोड़ी सी ड्रोन वोन अटैक चीज नजर आई, खबर सुनने में आई थी, उसके कारण उसका एक इमीडिएट रिएक्शन होता है। तो क्रूड प्राइस इसीलिए यदि आप देखें 83 से 87 के बीच में हॉवर कर रही है और बाजार में जियोपॉलिटिकल टेंशन की न्यूज को एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेसिटी कम है और इसलिए इसका इमीडिएट रिएक्शन होता है। दूसरा जो डीजल के क्रैक्स हैं वो अभी स्ट्रांग हुए हैं क्योंकि जो सरप्लस रशिया से आ रहा था वो अभी कम हुआ है। सेकंड, रशिया में एक एक्सपोर्ट टैक्स लगाया गया है। तीसरा, एक रशिया का प्रोडक्शन वो भी कम हुआ है, तो बाजार में जो सरप्लस स्पॉट कार्गोज अवेलेबल थे वो भी थोड़े कम हुए हैं और इससे रशियन डिस्काउंट जो अवेलेबल थे उसमें थोड़ी कटौती हुई है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ऑयल कंपनीज के पास शायद बहुत कम लीवे हो कि वो इसको एब्जॉर्ब कर पाए और मेरे ख्याल से उसमें कुछ दूसरे ऑप्शन सोचना पड़ेंगे और ऑयल कंपनी यदि एब्जॉर्ब करती भी हैं तो वो केवल मोमेंट्री या थोड़ा टाइम वाइज ही हो सकता है, लॉन्ग टर्म पे तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी विदाउट हर्टिंग देयर बॉटम लाइन। Q1 थोड़ा ठीक रहा है, ये थोड़ी राहत का विषय है, लेकिन क्रूड प्राइस, डीजल क्रैक और एक्सचेंज रेट तीनों हायर है, ये थोड़ी चिंता का विषय है और इलेक्शन ईयर होने से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला, अच्छे से विस्तार से आपने बताया कि क्या वजह हो सकती है और कितनी कटौती की जा सकती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, अब वापस अपने मेहमानों को कनेक्ट करते हुए उनसे ज़रा समझते हैं अलग अलग स्टॉक्स के बारे में। SJVN पे एक खबर है कि उन्होंने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन के साथ एक करार किया है। बारिश के चलते भी SJVN को समझना बहुत ज़रूरी था। एक बार कुणाल, आपकी रिकमेंडेशन में SJVN पे क्या किया जाए, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? वेल, स्टॉक की बात करें तो एक अच्छी खासी मोमेंटम रिसेंट डेज में हमें देखने को मिल चुकी है ना। उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूअस एक साइडवेज मोमेंटम में है। कहीं ना कहीं एक फ्लैग फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है और जो व्यू बन रहा है वो वेट एंड वॉच करने का बन रहा है क्योंकि फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी आना जरूरी है। अगर मैं ब्रेकआउट की बात करूं, ओके, तो ऊपर में 58 के ऊपर अगर स्टॉक सिस्टम होता है तो वहां पे हमें ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल जाएगा एंड उसके बाद वन वे रैली हमें फर्दर एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल सकती है। तो व्यू 58 के ऊपर ही पोजीशन बना के चलने का बन रहा है। अगर 58 ब्रेक होता है तो बाई की जो लोअर लेवल पे हम जो ऐसे यहाँ पे मेंटेन करने के 52 का होगा। टारगेट की बात करेंगे तो 70 का पहला टारगेट और 70 जैसे ही ब्रेक होगा 76 का दूसरा टारगेट भी हमें स्टॉक दिखा सकता है। यानी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात करूं तो 20 से 30% तक की मोमेंटम भी ये स्टॉक हमें आने वाले दिनों में दिखाने के लिए सक्षम है। तो 58 के ऊपर जैसे ही सिस्टम होता है वहीं पे हम बाय करेंगे स्टॉक। SJVN को लेकर कुणाल का ये व्यू। सुमित, जरा RIL पर अपना व्यू जरा शेयर कीजिए। आज के सत्र में शेयर की दिशा क्या होगी, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से इन्होंने ओवरवेट रेटिंग तो बरकरार रखी है, लेकिन जो लक्ष्य है उसको 3,000 रुपये से घटा के 2821 रुपये कर दिया है और FY 24, 25, 26 का जो EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर है उसके अनुमान में भी 6 से 8% कटौती की है। तो थोड़ा सा प्रेशर वो देख रहे हैं। आपको लगता है कि आज के सत्र में ये शेयर थोड़ा रिकवर करेगा, थोड़ा बाजार को स्ट्रेंथ देगा या फिर कमजोरी बनी रहेगी? देखिए, लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो लोअर लेवल पे एक 2525 का आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि आप एक ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे तो मुझे लग रहा है कि अगर 2525 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो नीचे में डाउनफॉल एक 50 पॉइंट्स की मुझे दिख रही है। करीबन लेवल है 2475 का। लेकिन इसी तरह से अगर स्टॉक ने मेंटेन किया, देखिए पिछले 2 सेशन से 2570 का जो लेवल है वहीं से ही एक प्रॉफिट बुकिंग जोन जैसा दिख रहा है। तो 2570 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हमें लग रहा है कि वहां से अच्छा एक ब्रेकआउट फिर से आ सकता है। तो लेवल्स पे आप ध्यान रखिए 2570 एंड 2525। ओके, ठीक है। तो ये है व्यू रिलायंस पर।
यहाँ पर आयुष फिनोलेक्स केबल्स पर भी अपनी राय दीजिए। यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय देख रहे हैं और टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है, 1025 से बढ़ाकर 1270 का दिया है। और हम देख रहे हैं कि हाउसिंग और कैपेक्स में जिस तरीके से यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, ये जो एंसिलरी प्लेयर्स हैं यहाँ पर भी हम काफ़ी अच्छा रुझान देख रहे हैं। फिनोलेक्स केबल्स में क्या कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको आज के लिए? फिनोलेक्स केबल्स पर देखेंगे तो एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन जरूर इस चार्ट में हमें देखने को मिला है, जो कि इसका लॉन्ग टर्म चार्ट है। अगर हम इंट्राडे चार्ट्स की बात करेंगे तो ये रिपीटेडली डाउनवर्ड की तरफ चलता है, लेकिन अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसमें 1050 के ऊपर हमें मिलता है। अगर ये स्टॉक 1050 के ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू करता है तो इसको आपको बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 1096, और इसमें आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 1025 का रहेगा, जो कि अभी क्लोजिंग के आसपास का लेवल है। पर ट्रेड आपको 1050 के ऊपर ही लेना है इसमें। ओके, ठीक है, तो ये है व्यू फिनोलेक्स केबल्स पर। अभिषेक, आपसे भी राय लेना चाहेंगे। ये जो जेफरीज की रिपोर्ट आई है उसके बाद फिनोलेक्स केबल्स में जो व्यू देख रहे हैं, और रिपोर्ट में उनका ये भी कहना है कि हाउसिंग और इंडिया में जो जिस तरह से कैपेक्स की बात हो रही है, इनके जो बेनिफिशियरी प्लेयर्स हैं उन पर भी यहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है, जिसके बाद हमने फिनोलेक्स केबल्स में भी एक टारगेट प्राइस में बढ़ोतरी देखी। इस स्पेस में क्या कोई और भी कंपनी है आपको जो अच्छी लग रही है? जी देखिए, फिनोलेक्स केबल्स है, हैवेल्स है, पॉलीकैब है, ये सारे जो केबल कंपनीज हैं काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट पॉलीकैब और फिनोलेक्स केबल्स मुझे पर्सनली दोनों पसंद है। आपको दोनों शेयर पसंद है? ठीक है, डन। तो फिर इसी के साथ ही हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। साउथ इंडियन बैंक के बारे में भी जरा पता कर लेते हैं। एक बार चार्ट चेक करेंगे। कपिल, ये सवाल आपसे है, साउथ इंडियन बैंक के चार्ट चेक कीजिए, खबर स्क्रीन पर आ जाएगी। जी, साउथ इंडियन बैंक, जैसे कि हमने देखा हुआ है कि बैंकिंग स्टॉक ओवरऑल जो सुस्ती जो हम देख रहे हैं तो वो एक लार्ज कैप काउंटर्स में ज्यादा है, लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में काफी सारे अच्छे से ट्रैक्शन हमें देखने मिल रहे हैं। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा सा इसकी इंट्राडे वोलेटिलिटी काफी बढ़ चुकी है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो सारे के सारे मूविंग एवरेज अपवर्ड स्लोपिंग है, जो एक मोमेंटम स्टॉक पे है वो इंडिकेट कर रहे हैं। तो स्टॉक के जो पिछले 2 दिन से इसका एक ट्विजर बॉटम बना हुआ है। ट्विजर बॉटम कहने का मतलब ये होता है कि स्टॉक के जो लो लेवल होते हैं वो काफी सेफ लेवल के यहाँ पे है, तो वो है 20.70 के लेवल पे। तो 20.70 के लेवल का के नीचे थोड़ा सा 10 to 20 पैसा हम स्टॉप लॉस मान सकते हैं, दैट इज 20.50। और ऊपर में जो हमें इसके रेशियोज देखने मिल रहे हैं वो कहाँ ना कहाँ पे 23 के अराउंड के हमें देखने मिल रहे हैं। तो छोटे मझोले शेयर्स में बैंकिंग में थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू रहेगा 20.50 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में हमें कुछ एक 23 के अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकते हैं। ठीक है, एनएलसी इंडिया को लेकर भी एक खबर है कि राजस्थान सरकार के साथ उन्होंने करार किया है। खबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। सुमित, एक बार जरा आप एनएलसी इंडिया को चेक कर लो। हो सकता है हल्के से गैप के साथ खुले, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना। देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक ने देखा जाए तो ब्रेकआउट दिया था 90 के ऊपर, और पिछले 2 महीने या 3 महीने के सेशन में ही काफी अच्छा रनअप दिया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इंडिकेटर्स भी ओवरबॉट सिनारियो पे थे, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग रखिए। लेकिन अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर काउंट करें तो करीबन 115 का यहाँ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और एक अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक है, एनएलसी पर सुमित का ये व्यू। लेकिन अब आपको बताएंगे कि लंबी अवधि के लिए आपको निवेश कहाँ करना है। लेकर आएंगे मुनाफे का फंडा। मुनाफे का फंडा बताने के लिए मोतीलाल ओसवाल की स्नेहा पोद्दार हमारे साथ हैं। स्नेहा, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 स्वदेश पर। बताइए, कहां पर आपका कन्विक्शन है, कहां भरोसा है? 2 शेयर कौन से हैं आपके? जी गुड मॉर्निंग। सो मेरी सबसे पहली कन्विक्शन पिक है टाटा मोटर्स। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो इसके जो तीनों सेगमेंट है काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विटनेस कर रहे हैं। सीवी बिजनेस में काफी हमें अच्छी रिकवरी दिखाई दी है, एंड सारे ही उसके सेगमेंट्स मीडियम, हाई एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल, तीनों ही सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगर पीवी सेगमेंट
की बात करें तो वहां पे भी एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है, स्पेशली पोस्ट कंपनी ने जो अपने पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक नए रूप में जो लॉन्च किया है, तो ये जो रिफ्रेश उसकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी है उससे उसने मार्केट शेयर गेन किया है। एंड साथ ही साथ कमोडिटी कॉस्ट में काफी कुछ सेविंग्स के सेविंग्स के चलते हमें ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में काफी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। अगर हम उसकी ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक पीवी सेगमेंट है वहां पे कंपनी की बहुत अच्छी मार्केट शेयर उसने गेन कर ली, अराउंड 80% मार्केट शेयर कमांड करता है और उसने काफी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं एंड काफी अच्छी पाइपलाइन है फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years जो कि एक स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इनफैक्ट इवन ऑन द बस साइड अभी हाल ही में न्यूज था कि गवर्नमेंट ने 10,000 ई बस प्रोक्योर करने का स्कीम लॉन्च किया है, तो इससे टाटा मोटर्स बेनिफिट करेगा बिकॉज उसके पास ऑलरेडी प्लेटफॉर्म रेडी है। तो ओवरऑल जो ईवी सेगमेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे स्टैंड करता है और टाटा मोटर्स एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंजॉय करता है जिससे कि उसे अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई देगी। उसका जो जेएलआर बिजनेस है वो भी काफी अच्छा रैंप अप किया है एंड उसके जो कुछ की प्रोडक्ट्स है जैसे कि डिफेंडर, आरआर स्पोर्ट, ये सब प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर बुक के एक अच्छे 75-80% फॉर्म करते हैं जिसमें कि एक अच्छा हमें रैंप अप दिखाई दे। तो ओवरऑल हर सेगमेंट इनके एक अच्छे स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़ा है जो कि ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ को ड्राइव करेगा। तो हम लंबी अवधि से इसमें 750 का टारगेट प्राइस देख रहे हैं और काफी बुलिश है। मेरी दूसरी पिक है कैनरा बैंक। सो कैनरा बैंक एक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इसका वैल्यूएशन अराउंड 0.6-0.7 टाइम्स FY25 पे है जो कि इसे काफी अट्रैक्टिव बनाता है। अगर हम इसके नंबर्स की बात करें तो लोन ग्रोथ काफी हेल्दी रहा है ओवर लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, हर एक सेगमेंट में हमें अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। एसेट क्वालिटी काफी शार्पली इम्प्रूव हुआ है। इनफैक्ट बैंक टारगेट कर रही कि वो अपने नेट एनपीएस को रिड्यूस करके 1.2% तक ले आएगी बाय दिस ईयर एंड, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इफ नॉट बाय FY24 प्रॉब्ली थोड़ा सा 1-2 क्वार्टर आगे पीछे हो सकता है बट डेफिनेटली बैंक उसको अचीव कर लेगी। ओवरऑल आरओए भी हम काफी हेल्दी एक्सपेक्ट करें, आरओई मोर देन 15% प्लस बैंक्स इजिली अचीव कर लेगी बाय FY24। तो ओवरऑल नंबर्स काफी अच्छे हैं और साथ ही साथ इसमें वैल्यू अनलॉकिंग पोटेंशियल भी है क्योंकि जो कैनरा HSBC है एंड कैनरा रोबेको है उनके IPOs एक्सपेक्टेड है FY25 में, तो प्रॉब्ली बाय सेकेंड हाफ ऑफ FY25 इनके लिस्टिंग्स एक्सपेक्टेड है जो कि वैल्यू अनलॉक करेंगे। तो ओवरऑल लुकिंग एट द वैल्यूएशंस एंड जैसे कि बिजनेस पूरा रैंप अप हो रहा है, हम काफी बुलिश है कैनरा बैंक पे और इसमें हमारा टारगेट प्राइस बनता है 425। ठीक है, शुक्रिया स्नेहा। तो केनरा बैंक पसंद है क्योंकि बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है और भी कुछ अच्छी ट्रिगर्स हैं बैंक के लिए। और टाटा मोटर क्योंकि लॉन्च की पाइपलाइन दमदार है, शेयर को हमने बहुत अच्छे से रिकवर करके 600 रुपये के ऊपर आते हुए देखा है और इसके लिए जो टारगेट बनेगा वो होगा अब 750 रुपये का। तो टाटा मोटर और केनरा बैंक ये 2 शेयर मुनाफे का फंडा के तौर पर। लेकिन रुपए पर नज़र है, रुपए पर नज़र इसलिए है क्योंकि रुपया कल रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ है। उसकी वजह क्या है समझेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि 11 बजे आज हम लेकर आएंगे तिमाही नतीजों का तर्कश और 12:30 बजे उसका फॉलोअप, दूसरा सीजन आप कह सकते हैं। तो पार्ट 1 11 बजे, पार्ट 2 12:30 बजे और हम समझेंगे कि नतीजे जो इस सीजन के आए यानी कि जून तिमाही के जो नतीजे आए वो किस तरह के रहे, कहाँ पर अच्छे ट्रेंड्स दिखे, कहां पर कमजोरी के संकेत मिले। हालांकि निफ्टी के जो नतीजे है ज्यादातर वो अनुमान के मुताबिक ही आए हैं, लेकिन कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है, निवेश के लिए किन शेयरों से आपको यारी करना है और कौन सा शेयर हो सकता है आपके पोर्टफोलियो पर भारी, ये पूरा का पूरा एनालिसिस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से अपने रिसर्च टीम को जोड़कर हम करेंगे। तो बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है क्योंकि अगर आपको स्टॉक्स में रणनीति बनानी है, अगर आपको निफ्टी के तमाम शेयर या फिर एफएनओ के तमाम शेयरों पर रणनीति जाननी है तो ये शो देखना आज आपके लिए बेहद जरूरी है। 11 बजे पहला पार्ट और 12:30 बजे दूसरा पार्ट। हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे, सनी अग्रवाल जुड़ेंगे 11 बजे और इसके अलावा गिरीश सुडानी भी जुड़ेंगी स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की 11 बजे और 12:30 बजे आपकी मुलाकात हम कराएंगे अविनाश गोरशकर के साथ एक और दिग्गज मेहमान से। लेकिन रुपए की बात कर लेते हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स को हम देख रहे हैं कि 103 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कल रुपए की जो क्लोजिंग हुई है वो रिकॉर्ड निचले स्तर पर हुई है
और क्या रीजंस हैं और क्या रुपया यहां से और कमजोर हो सकता है, क्या इसकी आशंकाएं हैं, बताने के लिए विश्व मोहन हमारे साथ हैं। विश्वन बताइए। देखिए कल तो रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल तो था ही, लेकिन अगर जो इंट्राडे अगर रिकॉर्ड आप देखें तो अक्टूबर 2022 में हमने देखा था वो था 83 रुपए 29 पैसे का, लेकिन क्लोजिंग लो कल का था। और आज भी ऑफशोर में जिस तरह के ट्रेड देखने को मिल रहे, लग रहा है कि आज भी नया रिकॉर्ड निचला स्तर रुपया बना सकता है। क्यों गिर रहा है रुपया? तो जिस तरह से चाइना की इकोनॉमी को लेकर चिंता है, तो उससे एशियाई करेंसी का जो सेंटीमेंट है वो खराब हो रहा है, और रुपए में जो डेनोमिनेटेड जितने भी एसेट्स है वहां से पैसों की निकासी हो रही है। फेड मिनट्स में आपने देखा ही था जिस तरह की सख्ती थी, लग रहा है कि आगे भी ब्याज दरें बढ़ेंगे। डॉलर इंडेक्स 103 के ऊपर टिक गया है, और साथ ही क्रूड के दाम में भी हाल में जिस तरह से तेजी आई है उससे भी लग रहा है कि इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। तो ये सारे दबाव रुपए पे बन रहे हैं, तो आज भी हो सकता है कि नया रिकॉर्ड बन जाए, लेकिन ये टेम्पररी रहेगी। बहुत ज़्यादा यहाँ से नरमी की संभावना कम लग रही है जी। बिल्कुल, तो ये हैं रुपए पर हमने आपके सामने रिसर्च रखी, क्यों वीक हो रहा है इसके भी कारण आपको विश्व मोहन भी बता रहे थे। चलिए अब पैनल पर एक और एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। कुछ बोरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ गुड मॉर्निंग, कहाँ नजर है आपकी, आपकी तरफ से भी ट्रेडिंग कॉल्स बताइए। जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। जस्ट अ क्विक वर्ड ऑन द इंडिसेस, एक होप, रे ऑफ होप दिख रही है ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जहां अक्रॉस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं, भले ही माइल्ड ही क्यों ना हो बट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर किसी के शॉर्ट पोजीशंस हो तो मैं कहूंगा कवर कर ले, फ्रेश शॉर्ट्स ना क्रिएट करें जब तक निफ्टी 19,250 को होल्ड कर रहा है और बैंक निफ्टी 43,500 को होल्ड करके चल रहा है। हो सकता है यहाँ हम कंसोलिडेट करें, शायद थोड़ा सा रिबाउंड भी आ जाए। और एक चीज और की, देखिए मार्केट में फॉल है बट अभी भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को उतनी ज्यादा मार नहीं पड़ी है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप काफी अच्छा कर रहे हैं। तो अभी भी स्टॉक पिकर्स का मार्केट है। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, मेरे दो पिक्स हैं आज। पहला है टाइटन। इस स्टॉक ने जो इसका फॉल था वो कंप्लीट किया है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है पिछले 4 सेशन से। वॉल्यूम्स में भी अपटिक देखा है हमने। तो यहाँ पे 3120 3160 के टारगेट्स के लिए आप बाय कर सकते हैं। 3040 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है वो कैश सेगमेंट से है, BLS इंटरनेशनल। इस स्टॉक में भी हमने पिछले 3 से 4 सेशन में एक माइल्ड करेक्शन देखा था, प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं इसे, लेकिन कल के सेशन में एक अच्छे वॉल्यूम में अपटिक के साथ स्टॉक ने रिबाउंड दिया है। तो यहाँ पे 262 275 के टारगेट के लिए बाय करें। 245 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो BLS इंटरनेशनल, टाइटन पर आज ज़रूर नज़र रखिए, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे एनालिस्ट इस पर के रडार पर है। ये स्टॉक तेज़ी करने की राय दे रहे हैं। कल भी हमने देखा था स्टॉक में शानदार तेज़ी थी। तो ये दो स्टॉक हैं कुछ की तरफ से, टाइटन, BLS इंटरनेशनल, दोनों में ही खरीदारी करने की राय। लेवल्स आपके स्क्रीन पर। अब चलिए प्री ओपन सेशन की भी शुरुआत हो चुकी है। निफ्टी सेंसेक्स में इस वक्त वीकनेस इंडिकेट कर रहा है, तो लेवल्स को थोड़ा फ्रीज होने देते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स पर क्विकली बात कर लेंगे। अदानी पोर्ट्स, सुमित इसके चार्ट्स देखिए, कल आखिरी कुछ मिनटों में शानदार तेजी थी और टॉप गेनर बनकर ये क्लोज हुआ। 4% की तेजी स्टॉक में दिखी थी। अदानी पोर्ट्स में क्या आज भी कोई ट्रेड लेना चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए कल एक ओपन लो का सेशन बना था और 780 का एक काफी अच्छा सपोर्ट बेस अब बन चुका है यहाँ पे। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है या फिर अगर फ्रेश किसी को बाइंग करनी है तो कल के हाई का वेट कीजिए। कल का हाई था करीबन 815 का, तो 815 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। बिल्कुल आप इसे एक फ्रेश बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 780। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आगे 856 और 880 ये दो टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। कुछ आपकी कल की ट्रेड था ना अरविंद लिमिटेड, अब आज भी कैरी करेंगे क्या? अरविंद को आज भी कैरी करोगे खुश आप? बिल्कुल कैरी करेंगे। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी बट दो सेशंस में जो 145 से 160 के लेवल्स तक स्टॉक गया था उसके चलते प्रॉफिट बुकिंग है। वॉल्यूम्स में अपटिक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश पोजीशन अब भी ली जा सकती है, बिकॉज एक काफी लंबे समय से 140 के लेवल्स को होल्ड कर रहा था, उसका ब्रेकआउट दिया है। सो यहाँ पे आप जो ऊपर के लेवल्स हैं 165 और 172, इन लेवल्स के लिए इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। 148 149 के जो जोन्स हैं 150 के जरा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चलें। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी काफी जूस बाकी है, तो कोई फ्रेश एंट्री करना चाहे तब भी कर सकते हैं। ठीक है। सुमित एक शेयर आप चेक करना, वो है कॉफ़ी डे, CCD के नाम से मिलेगा। कॉफ़ी डे के नाम से आपको शेयर मिल जाएगा। आप जरा इसको शेयर को चेक कीजिए। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म रखने के लिए ठीक शेयर है क्या? 45 रुपीज़ के आसपास का शेयर होगा। स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का ब्रेकआउट ड्यू है। चला तो बहुत अच्छा चलेगा, 70-80 रुपये भी पहुंच सकता है, यानी कि डबल हो जाएगा यहाँ से शेयर।
कॉफ़ी डे, CCD, यही शेयर। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए एक डबल बॉटम फॉर्मेशन था। पिछली बार भी स्टॉक ने 30 के लेवल से ही बाउंस बैक दिया था और काफी अच्छा एक कल के कैंडल में फॉर्मेशन है यहाँ पे। लेकिन एक छोटा सा जो रेजिस्टेंस था वो था 45 का। कल क्लोजिंग आया है तो एक फॉलोअप आप जरूरी है यहाँ पे। ये फॉलोअप और क्लोजिंग अगर मिल रहा है तो बिल्कुल स्टॉक ये 55 तक जा सकता है। और अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो मैं यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करना चाहूंगा 40 की लेवल्स को। ओके, एक शेयर और है, मेरे को पता करना है, वो मैं जरा पता करता हूँ। आप कुणाल, आपसे IFB इंडस्ट्रीज चेक करना। IFB इंडस्ट्रीज कल का स्ट्रॉन्ग नोट पे क्लोजिंग हुई है। अगर आज बाजार ज़्यादा डैमेज नहीं करे तो वन ऑफ द बेस्ट शेयर हो सकता है वापस से तेज़ी से चलने का। एक बार आप जरा देख के बताएंगे कुणाल, IFB इंडस्ट्रीज। कल 891 के वन अराउंड का कल का क्लोजिंग था और कल के दिन में ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। लाइकली चांसेस है कि स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि आप देखो तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रायंगल फॉर्मेशन ब्रेकआउट भी है। कल के दिन में अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है, प्लस अगर देखने जाऊँ तो अच्छा खासा बेस भी बनाया हुआ है समवेयर अराउंड 790, और पहले भी 790 का सपोर्ट लेके स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंटम दिखाई है। तो मेरा जो व्यू है वो प्रेजेंट लेवल से ही खरीदारी करके चलने का बनेगा। 892 के अराउंड का क्लोजिंग बाय करके चलिए। एसएल की बात करें तो ट्रेडिंग के लिहाज से जो एसएल हम यहाँ पे रखेंगे वो आएगा हमारा 840 का आएगा, 840 का आएगा। और अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो टारगेट ऊपर में 930 का पहला है, और 930 जैसे ही क्रॉस होता है ऊपर में 1000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है, यानी कि तकरीबन 12% की भी मूवमेंटम ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो बाय करिए 840 के एसएल के साथ। 840 का होगा स्टॉप लॉस, ऊपर की तरफ टारगेट 930 पहला, और उसके बाद दूसरा टारगेट 1000 रुपए का दिखाई दे रहा है IFB इंडस्ट्रीज पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्विकली उन स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जहां पर कि खबरों के चलते एक्शन देखने को मिल सकता है। एक रिव्यू ले लेते हैं उन सभी कंपनियों का, और सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो बदलाव होने वाले हैं। अब उसमें जो शेयर्स शामिल हो रहे हैं उसमें ACC, नायका, HDFC, AMC, इंडस टावर्स और पेज इंडस्ट्रीज, ये सभी स्टॉक्स बाहर हो रहे हैं इस इंडेक्स से, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। और इसके अलावा PNB, श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंट, TVS मोटर्स और जायडस लाइफ जो है वो शामिल होंगे। तो ये स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे कुछ इन बदलाव के चलते। फुटसी में भी जो बदलाव हो रहे हैं उसमें AIA इंजीनियरिंग, KPIT जो स्टॉक शामिल हुए हैं। इसके अलावा सिंजीन, मज़गांव डॉक, RVNL, इन सब शेयरों पर नजर रखिए। जो बदलाव है वो 15 सितंबर से लागू होगा। साउथ इंडियन बैंक में काफ़ी अच्छा इस वक्त एक्शन देखने को मिल रहा है। RBI ने PR शेषाद्री को MD और CEO के पद के लिए के नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है अगले 3 सालों के लिए। तो इसके चलते आज इस स्टॉक्स में भी एक्शन दिखाई दे रहा है। NLC इंडिया भी फोकस में रहेगा। यहाँ पर कंपनी ने राजस्थान सरकार के साथ करार कर लिया है, 300 मेगावाट सोलर पावर सप्लाई करने के लिए करार किया है। तो इसके चलते आज यहाँ भी एक्शन एक्सपेक्टेड है। और जायडस लाइफ साइंसेज पर भी नजर रखिए। कंपनी को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है US FDA की तरफ से इनके डॉक्सिपिन टैबलेट्स के लिए, जिसका कि जो इस्तेमाल होता है वो डिप्रेशन और इंसोम्निया के लिए होता है। और हम देख रहे हैं प्री ओपन सेशन में यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जी अभिषेक। ठीक है, तो ये तमाम शेयर्स हैं जो आज खबरों के दम पर आज वहाँ पर एक्शन देखने की उम्मीद है। आपके लिए पूजा रेगुलरली ये छांट के लेकर आती हैं खबरें, खासतौर से वो शेयर जहाँ पर एक्शन पक्का होता है। लेकिन फोकस में रहेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 में जिसकी एंट्री हो रही है। निफ्टी नेक्स्ट 50 से जो बाहर हो रहे हैं आप देखिए, फिलहाल अभी आपको जो शेयर दिखेंगे बाहर होने वाले शेयर आपको कमज़ोर दिखेंगे। हालांकि लेवल एक बार सेटल हो जाने देते हैं 1-2 मिनट बाद, उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन रेप्रो इंडिया, इस पर अभिषेक आप जरा राय दीजिए। पब्लिशिंग वाली ये कंपनी है, सुमित मधुकेला की इसमें हिस्सेदारी इसमें ऑलरेडी थी पहले 3.5% के आसपास की, 50 करोड़ रुपए की और उन्होंने हिस्सेदारी खरीद ली है। कल हम देख रहे थे, कल बाकी जो शेयर थे पब्लिशिंग वाले ना वो चल रहे थे, रेप्रो इंडिया कल नहीं चल रहा था। इसमें आप किस तरह का रुझान देख रहे हैं, क्या सलाह देंगे? जी अनफॉर्चुनेटली मैं ये कंपनी एकदम ही फॉलो नहीं करता, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस पर। ठीक है, सुमित आप कोई राय देना चाहेंगे? जी देखिए, यहाँ पे आप इंडिकेटर्स के बेस पे देखेंगे तो काफी एक ओवर बॉट की सिनारियो पे है, तो फ्रेश एंट्री मैं फिलहाल अवॉइड करूंगा। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है और आज के ओपनिंग टिक में भी अभी गेन दिखा रहा है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बनी रही है। ये अपने पिछले लाइफ टाइम हाई का जो
लेवल्स है वो क्रॉस करने की तैयारी में है, जो करीबन 860 की लेवल्स का है। तो अगर वीकली क्लोजिंग दे रहा है तो यहाँ से और अपसाइड जाने का बिल्कुल अच्छा कंटिन्यूएशन रहेगा। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे खड़े रहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 790। ठीक है, रेपो इंडिया को लेकर ये व्यू, लेकिन कल की जरा जो स्टॉक्स कुछ हैं जहां पर हमने तेज़ पिटाई होती हुई देखी, जिन्होंने इंडेक्स पर दबाव बनाया, उनकी चर्चा करते हैं और एल&टी पर एक व्यू लेते हैं। एल&टी, कपिल, क्या लगता है आपको, कल प्रेशर के बाद आपको लगता है कि रिकवरी आएगी और डिप्स जो है क्या उसको खरीदने का मौका है एल&टी में? जी, एल&टी हम देखने जाए तो काफी लार्ज कैप स्टॉक्स में हमें उतार चढ़ाव देखने मिले हुए हैं, लेकिन एल&टी एक स्टॉक है जो कंसिस्टेंटली ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। अगर उसमें कुछ करेक्शन आए हैं तो प्राइस वाइज करेक्शन हमें देखने नहीं मिला है, जो देखने मिला है वो टाइम वाइज करेक्शन ही देखने मिला है। तो स्टॉक वो अपने आप में उसकी एक सशक्तता दिखाता है कि स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। और हालांकि सेक्टर भी काफी अच्छे एक पॉजिटिव मूव में ही चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम इसके नो डाउट 8 से 10 दिन में ट्रेडिंग सेशन हो गए, उसकी एक रेंज बना रहा है स्टॉक। ऊपर में कहाँ ना कहाँ पे स्टॉक 2700 के अराउंड पे टिक रहा है और नीचे में आने के बाद नीचे में उसकी जो डाउन साइड पोटेंशियल हम देख रहे हैं वो तकरीबन कहाँ ना कहाँ पे 2600 के लेवल के अराउंड में देखेंगे और अभी ये स्टॉक बीचों बीच ही चल रहा है। तो स्टॉक ट्रेंड पॉजिटिव में है और रिसेंटली एक रेंज बाउंड मोमेंट में चल रहा है और ऊपर के लेवल से स्टॉक नीचे भी रिएक्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उसको और नीचे रिट्रेस करने दीजिए। लेट्स से कि 2650 पे तो 2620 2610 के उसके काफी अच्छे सपोर्ट लेवल हो सकते हैं। तो वहां पे जब ये बाय हम करते हैं तो हमारा रिस्क और रेशियो काफी अच्छा होता है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना का चाहिए और स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। लोअर बैंड पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए जो है 2610 से 20 के बीच में। ओके, ये है व्यू एल&टी पर। इस बीच टिकर पर आप देख सकते हैं खबर चल रही है, आरबीआई ने लेंडिंग प्रैक्टिस को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं और इसका कहीं ना कहीं संकेत आरबीआई अभी जो हाल में पॉलिसी हुई थी उसमें भी दे चुकी थी। पेनाल्टी चार्ज पॉलिसी को बोर्ड की मंजूरी ज़रूरी है और लेंडिंग लोन अकाउंट में पेनाल्टी को लेकर आरबीआई ने यहाँ पर निर्देश जारी कर दिया है। जो भी पीनल चार्जेस वो लगा रहे हैं उसके क्वांटम को लेकर और कितना पेनाल्टी रखनी चाहिए उसको लेकर यहाँ पर एक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। समीक्षा के बाद ये गाइडलाइंस जारी की जाएगी। तो ये फिलहाल एक खबर निकल कर आ रही है आरबीआई की तरफ से। चलिए, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, लेकिन अब दो सहयोगियों को हम अपने शामिल कर लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है बताने के लिए बिग बोल्ड ब्रोकरेज, और शरद हमें बताएंगे क्या खबर है, उसके चलते कौन सा स्टॉक आज फोकस में है ये हम समझेंगे शरद से। शरद बताइए। एंड्योरेंस टेक जो है, जी बिल्कुल, एंड्योरेंस टेक जो है फोकस में रहने वाला है। अब देखा जाए तो कंपनी को जो है एक बड़ी लार्ज ईवी रिलेटेड ऑर्डर आ सकती है। अब ये यूरोपियन सेगमेंट से रहेगी। रिसेंटली उनको होंडा सेगमेंट से भी जो है ऑर्डर आया था इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट को लेके, और देखा जा रहा है कि जो डिमांड है, बजाज ट्रायम्फ ले लीजिए या हीरो की हार्ले ले लीजिए, इसके कारण जो है कंपनी को जो है आगे जाते हुए सिनर्जीज और फ़ायदा देखने मिल सकता है। हमने चैनल चेक्स किए और यहाँ पे जो पता चल रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन के ऑर्डर साइज़ आ रहे हैं वहाँ पे जो ईवी सेगमेंट का प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा देखने मिल रहा है और अच्छी ऑर्डर फ्लो देखने मिल रही है आपकी सस्पेंशन और ब्रेक के, आपके टू व्हीलर्स को लेके। और याद रखिए जो सेमीकंडक्टर इश्यूज़ हैं वो अब ईज आउट हो रहे हैं। अब जब ये हो रहा है तो क्या हो रहा है कि यूरोप के जो मार्केट्स के रजिस्ट्रेशंस हैं उसमें एक टाइप से अपटिक देखने मिल रही है, उसमें एक बढ़त देखने मिल रही है। Q1 रिजल्ट्स में भी एक मार्जिन्स का सरप्राइज़ आया था। हालांकि कुछ रिस्क ज़रूर है एसोसिएटेड स्टॉक्स के साथ, और बाजार का मानना है कि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन और कैपेक्स लेड ग्रोथ अगर यूरोप में होगा तब वहाँ पे जो है कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा। एंड ऑफ कोर्स जो स्लो डाउन देखने मिल सकता है अगर होता है तो भारत की टू व्हीलर इंडस्ट्री में रहेगा, तो इसके कारण थोड़े रिस्क भी इन्वॉल्व हैं। हालांकि बड़े ऑर्डर विन की जो है एक्सपेक्टेड है, अनाउंसमेंट आ सकती है। बिल्कुल, तो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज इस स्टॉक पर आप नज़र रखिए। यहाँ पर भी एक्शन एक्सपेक्टेड और इससे जुड़ी खबर अभी आपको शरद बता देता है। वामाक्षी के पास चलते हैं समझने के लिए आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन सा बड़ा स्टॉक है, कौन सी बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। हम देख रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि लोन ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोन ग्रोथ कंपनी की स्टडी है और इनफैक्ट वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि
करीब 28% कैगर FY23 से लेकर FY25 तक जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो थोड़े हाई है और इसी के चलते ये एक नियर टर्म ड्रैग बन सकते हैं निम्स पर। बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स कंपनी की तरफ से जारी है और इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि अर्निंग्स FY25 ऑनवर्ड्स एक्सेलरेट हो सकते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें, मोतीलाल ओसवाल ने EU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर अपनी राय को अपग्रेड किया है, न्यूट्रल की राय से खरीदारी की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस भी उन्होंने बढ़ाकर 825 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। ठीक है विमाक्षी, बहुत शुक्रिया ये पूरी की रिपोर्ट बताने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट खुलने में सिर्फ अब 1 मिनट का ही समय रह गया। कुछ एक चीज़ें समझना जरूरी है। पहले तो एक बार फ्रीज लेवल दिखाइए निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, स्पेशली सेंसेक्स का मत दिखाया कीजिए। सेंसेक्स की ज़रूरत नहीं। सेंसेक्स में मैंने और आपने कब ट्रेड किया है और ना कोई ट्रेड करता है, ना कोई पूछता है उसके बारे में। तो आप जो बताएं सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी ही दिखाया कीजिए। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, अब आप जब शेयर्स के अंदर चेक करेंगे तो पहले जरा वेटेज वाले 3-4 शेयर्स को ज़रूर चेक किया कीजिए। आजकल तो ज़रूरी हो गया है, उसके बाद फिर अलग अलग स्टॉक्स पे जाना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये निफ्टी के फ्रीज लेवल 63 पॉइंट नीचे 301 का लेवल है। अब आपका लिटमस टेस्ट आज होगा निफ्टी के अंदर, क्योंकि 19,300 अब आपका मेक ब्रेक है। इसके जितना नीचे रहेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसके जितना ऊपर रहेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। वो आज रियल टेस्ट करवाएगा एक्चुअली में, मेरे से अगर पूछा जाए तो। दूसरा पॉइंट है, बैंक निफ्टी के अंदर भी 43,800 को हम कितना टिका पाते हैं, ये बहुत ज़रूरी होगा। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, L&T, इन्फोसिस, TCS, ये 4-5 शेयरों को आप ज़रूर चेक कर लेना ओपनिंग में, ये किस तरफ जा रहे हैं उसी तरफ मार्केट में थोड़ा ट्रेड होगा। 900 शेयर एडवांसेस के साथ खुले हैं, 450 शेयर डिक्लाइंस के साथ खुले हैं। कांटे के टक्कर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 1000 के नीचे एडवांसेस टिपिकली उतने ठीक नहीं माने जाते। फिर भी 76 अंकों का नुकसान, अब 82 अंकों का नुकसान निफ्टी पे आ चुका है। निफ्टी ने आज ओपनिंग में पहली बार 19,300 को ब्रेक किया है। इससे पहले भी हमने ब्रेक किया है, वो एक ही बार किया था, लेकिन उसको फटाफट हमने डैमेज को कंट्रोल कर लिया और क्लोजिंग भी 19,300 के ऊपर दी थी। आज हम पहली बार ओपनिंग में ही 19,300 के नीचे आके ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का तो समझ में आता है, लेकिन कॉल बायर्स और पुट बायर्स का भी समझ में नहीं आता। थोड़ा देख के चलिएगा। कई बार ओपनिंग गैप डाउन होने पर पुट वालों को लगता है कि 19,300 चला गया तो मेरे को कूद के आ जाना चाहिए, वो सबसे बड़े घाटे में सौदे में जाएंगे। खैर, निफ्टी 150 अंकों के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी भी आपको दिख रहा है। ये कोशिश करेगा 43,800 को जल्दी रिपेयर करने की। और अगर आप मेरे से पूछेंगे पहले रिपेयर कौन कर सकता है, तो मैं बोलूँगा थोड़ा बैंक निफ्टी के अंदर चांसेस ज़्यादा है आज रिपेयर जल्दी करने के। लेकिन मेरे बार बार रिपेयर वर्ड से आप ये मत सोचिए कि खरीदना है, वो अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के ही देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जरा शेयर्स चेक कर लेते हैं। डॉक्टर रेड्डीज, टाटा स्टील, डिवी स्लैब, टाटा कंज्यूमर्स, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जहाँ पे शुरुआत में आपको थोड़ी ठीक सी पोजीशंस बनती हुई दिखेगी। आज मार्केट को कमज़ोर कौन कर रहा है? HDFC, TCS, HDFC विप्रो, HDFC लाइफ, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जो आज आपको कमज़ोर करते हुए दिख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन में थोड़ा सुधार हुआ है, 1000 के ऊपर आए हैं। हालांकि डिक्लाइंस भी बढ़े हैं बट एडवांसेस भी बढ़े हैं, तो इसलिए मार्केट अभी थोड़ा यहीं पे चर्न करेगा और फिर देखते हैं क्या होता है। अगले 5 मिनट के अंदर आपको काफ़ी हद तक क्लियर पिक्चर बनती हुई दिखेगी। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला थोड़ा गड़बड़ वाला हो सकता है। जल्दी से चेक कर लेते हैं और ऐसे शेयर जो आज चल रहे हैं। फिनोलेक्स केबल की बारे में आज चर्चा हुई थी, रिपोर्ट भी आई थी, चल रहा है। इसके अलावा जो शेयर चल रहा है NLC इंडिया, अब ये शेयर भी आपको चलता हुआ दिख रहा है। जहाँ पे प्रॉब्लम है वो LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर है, करीब 2% की। मनापुरम भी आज करीब 2.5% टूट के ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 73 अंकों का नुकसान, एक जम सा गया है। अब आप लेवल सोचें, जो शुरुआती झटका लगा था, अब थोड़ा वेट एंड वॉच के साथ पोजीशनिंग जैसे से बनेगी आप वैसे वैसे ट्रेड अप करते हुए दिखेंगे। हीट मैप एक बार आपकी स्क्रीन पे पूरा ले आते हैं। हीट मैप के बाद आपको छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है ये भी पता लग जाएगा, और साथ ही साथ फिर अभिषेक मेहमानों को अपने साथ कनेक्ट करेंगे, बताएंगे क्या करना चाहिए। इस स्क्रीन को देखकर आपको लग रहा होगा कि कांटे के टक्कर का जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया आपको साफ साफ दिख रहा होगा। डिवीज सिप्ला यानी कि डिफेंसिव शेयर फिर से आगे आए हैं जब बाजार की थोड़ी तबीयत खराब होती है। दूसरा, एग्रेसिव शेयर थोड़े पीछे चले गए। बजाज पीछे चला गया, फिनसर्व पीछे चला गया, एशियन पेंट पीछे चला गया। ये कल सभी शेयर्स आगे थे। तो ये चर्निंग हो रही है, इस चर्निंग का पार्ट आपको शेयर्स में भी साफ साफ नज़र आता हुआ दिख रहा होगा। अब पूजा आपको छोटे मझोले शेयर्स के बारे में बताएंगी, फिर अभिषेक आपको मेहमानों से कनेक्ट कर देंगे।
बिल्कुल तो छोटे मझौले शेयर्स में अगर बात करें, फिनोलेक्स केबल्स अभी हमने हाईलाइट किया 4.5% ऊपर। उसके बाद अमर एंटरप्राइजेज में करीब 4% की तेजी है। आईएफएल फाइनेंस ऊपर है करीब 3.5%। आलोक इंडस्ट्रीज, एनएलसी इंडिया और जेएम फाइनेंशियल्स आज भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। और आज हम देख रहे हैं आज वापस से शिपिंग कंपनियां चल रही हैं। कोचिन शिपयार्ड करीब 2.5% ऊपर है। इस पूरे हफ्ते अगर हम देखेंगे तो शिपिंग कंपनियां, डिफेंस कंपनियों के लिए ये पूरा हफ्ता था और करीब 40% की तेजी तो कोचिन शिपयार्ड में ही देखने को मिली। आज भी यहाँ पर मजबूती है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। एससीआई भी ऊपर है, आईओबी भी करीब 2.5% की मजबूती इस वक्त दिखा रहा है। कमजोर साइड पर देखेंगे तो मनप्पुरम फाइनेंस, अभी हमने बात की, नीलकमल नीचे है करीब 2.5%। इसके अलावा शॉपर स्टॉप, एचडीएफसी, एएमसी, साइंट में भी यहाँ पर इस वक्त दबाव देखने को मिल रहा है। और कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डालें तो जीएमएम फॉडलर, यहाँ पर भी नजर रखिए, स्टॉक में 5% की गिरावट है। एक थोड़ी देर पहले ही फंड एक्शन हुआ है, कुछ ब्लॉक डील हुई है यहाँ पर करीब तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि 5% की कमजोरी इस वक्त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और मनप्पुरम फाइनेंस में भी कुछ बड़े सौदे हुए हैं जिसके चलते हम यहाँ पर भी वीकनेस देख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालें मिड कैप स्पेस में ही, तो कमज़ोर साइड पर हम देख रहे हैं कि पेज इंडस्ट्रीज भी आज नीचे, पेट्रोनेट एलएनजी में आज वीकनेस है, क्यूमिज, ओबरा रियल्टी, नवीन फ्लोराइन जैसे स्टॉक्स भी हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बाटा इंडिया पर भी हमने सुबह बात की थी, ये स्टॉक भी इस वक्त अभी लाल निशान में खुलता हुआ नजर आ रहा है। जी अभिषेक। ठीक है, तो बाजार का ये शुरुआती एक्शन, लेकिन शुरुआती एक्शन से एक चीज़ थोड़ी अच्छी दिख रही है, वो ये कि रिकवरी आ रही है। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो तकरीबन 150-200 अंक रिकवर करके इस वक्त कारोबार कर रहा है निफ्टी बैंक। निफ्टी की बात करें तो 35 से 40 अंकों के आसपास रिकवरी है, 19,300 के ऊपर आ गया है निफ्टी। लेकिन आपके लिए अब ओपनिंग ट्रेड जरा समझ लेते हैं अपने एक्सपर्ट्स की ओर से, और शुरुआत करेंगे सुमित से। सुमित बताइए क्या ट्रेड करेंगे अभी? यहाँ पे मेरे 2 ट्रेड्स रहेंगे ओपनिंग में। कि अगर किसी को एफ&ओ में या फिर उस तरह से पोजीशन बनानी है तो यूबीएल में देखिए काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आया हुआ है, एक रेजिस्टेंस क्रॉस करके 1556 का अभी अपर लेवल पे चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस है 1575। हमें लग रहा है कि ये 1600 प्लस जा सकता है, तो ओपन लो का कैंडिडेट है, लो का ही एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और एक कैश स्टॉक है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया हुआ था और पिछले 1 महीने से ये एक कंसोलिडेशन में था। आज वो कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट आ रहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए 117 का करंट मार्केट प्राइस है। किसी को पोजीशन बनानी है तो यहाँ पे आप 105 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। हमें लग रहा है कि ये काफी अच्छा एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बन सकता है फॉर द लेवल्स ऑफ 140। ठीक है, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज जो कि टाटा कम्युनिकेशन की लैंड इमर्जर वाली कंपनी है, उसमें आपके लिए मौके बन रहे हैं। और यूबीएल ये है सुमित के रडार पर। कुणाल, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं, कहां पर आपकी नजर है? वेल 2 स्टॉक है, दोनों बाई साइड है। जिस हिसाब से ब्रेकआउट देखने को मिला है, सबसे पहला एशियन टाइल्स यानी कि एशियन ग्रेनिटो 52.60 के अराउंड स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, बाय करिए। ऐसा थोड़ा सा बढ़ाएगा 47 का, लेकिन जिस हिसाब से ब्रेकआउट दिया है टारगेट भी अकॉर्डिंगली हमें देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट जो है 57 का है, ये एक इमीडिएट हर्डल है। जैसे ये ब्रेक होता है ऊपर में 64 तक की मोमेंटम हमें स्टॉक दिखा सकता है, यानी कि यू कैन से के 20 से 21% की भी मोमेंटम ये स्टॉक हमें दे सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है अंबर है, एक काफी अच्छा ब्रेकआउट रिसेंट डेज में हमें अंबर में देखने को मिला है। एंड लग रहा है कि जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक और भी नए हाई टच कर सकता है। अभी स्टॉक देखने जाए तो 2925 के अराउंड ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। 2740 के एसएल के साथ हमें ये स्टॉक में खरीदारी करके चलना चाहिए। टारगेट की बात करें तो 3200 का पहला टारगेट है, और 3200 जैसे ही क्रॉस करेगा ऊपर में 3400 का भी टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो अंबर बाय कीजिए विद द एसएल ऑफ 2740। ठीक है, अंबर एंटरप्राइजेज हमने कल भी इसमें एक्शन देखा था, और एशियन ग्रेनिटो, अंबर एंटरप्राइजेज 2700 का स्टॉप लॉस, 3200 के ऊपर अगर निकला तो 3400 तक के स्तर देखेंगे। तो ये पोजिशनल व्यू हो गया अब कुणाल की तरफ से। आयुष, आप क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे? जी, मेरा एक बाय कॉल रहेगा यहाँ पे। अगर हम सिप्ला का चार्ट देखेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट ओपन इज इक्वल टू लो है और नीचे से एक अच्छी बाइंग हम स्टॉक में देख रहे हैं। तो सिप्ला को आपको बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 1290। इसमें आपका छोटा सा एक स्टॉप लॉस बनेगा, जो सपोर्ट जोन का बनेगा वो है 1230 का। और जो मेरा सेकंड स्टॉक होगा वो होगा वोल्टास। वोल्टास में हम देखेंगे तो एक अच्छा सपोर्ट लेके कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देगा 830 के ऊपर। अभी 828 चल रहा है, 830 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलता है आप इसको बाय कीजिए फॉर अ टारगेट ऑफ 860, और इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 814 रुपीज का रहेगा।
सिप्ला और वोल्टास, ये आयुष के रडार पर। कुछ आपको समय ज्यादा मिला, उम्मीद होगी कि आप बेहतर कॉल बताएंगे। आपके शेयर कौन से हैं? काश अभिषेक, ये लॉजिक मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन में काम करता, बट मैं एक काम कर सकता हूँ कि एक की बजाय आपको दो स्टॉक्स बता सकता हूँ, बिकॉज आपने समय ज्यादा दिया। पहला है अदानी पावर। ये स्टॉक एक अच्छे खासे मोमेंटम में चल रहा है। 290 का जो इसका रेजिस्टेंस जोन है, उसी दरवाजे पे दस्तक काफी बार दे चुका है। आज ऑलरेडी उसके ऊपर है, माइल्डली ही सही, बट मुझे लग रहा है एक बार ये 290 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे आपको एक अच्छा मूव देखने मिलेगा, जो स्टॉक को 305 और 315 तक के लेवल्स भी लेके जा सकता है। तो अदानी पावर में आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। 280 को अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। इसके ठीक विपरीत एक स्टॉक है नावा, नवभारत वेंचर्स इसका पुराना नाम हुआ करता था। स्टॉक बहुत ही शार्प अप ट्रेंड में चल रहा था। अगर मैं देखूं तो जून में करीब 230 के आसपास का भाव था, और अभी जो ये फॉल आया उसके पहले 425 के लेवल्स भी ये स्टॉक टच करके आया है। इन द रिसेंट मूव 420 के करीब के लेवल्स के टच करके आया है। अब किसी न्यूज के चलते स्टॉक में डिप आया है 380 के लेवल का, लेकिन कल भी हमने स्टॉक में रिकवरी देख ली थी। आज भी स्टॉक जो प्रीवियस डे लो है उसको मेंटेन करके चल रहा है। तो एक जो अप ट्रेंड है वो यहाँ से आपको स्टॉक में रिज्यूम होता हुआ नजर आ सकता है। तो स्लाइटली अग्रेसिव बेट है, लेकिन इसको अगर आप लेना चाहें तो आपका अपसाइड जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल रहेगा। तो यहाँ पे आप नावा भी बाय कर सकते हैं। 375 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट जो है आपके लिए 410 का, दूसरा टारगेट जो है 425 का है। ठीक है, अडानी पावर हमने देखा है कि 130 140 के स्तर तक जब ये शेयर गिरा था, वहां से लगातार मोमेंटम है, 290 रुपए पर भाव आ गया है। और जीक्यूजी ने जो 8% के आसपास का स्टेक लिया है, उससे निश्चित तौर पर शेयर का माहौल थोड़ा सा बदला है। दूसरा शेयर नवा, ये कुश की तरफ से। आखिर में कपिल, आपके पास आएंगे, आपके लिहाज से कौन से शेयर रौनक दिखा सकते हैं? जी, जैसे कि हमने प्री मार्केट सेशन में भी बात की थी कि मार्केट में अभी काफी दर्द है और उस दर्द की दवा फार्मा सेक्टर के पास में ही है। तो हमने देखा हुआ है कि सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी काफी अच्छे मूव में आ रहे हैं। तो मेरा पिक फार्मा सेक्टर ही रहेगा ऑन द हायर साइड, क्योंकि सिप्ला ने भी अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को टेस्ट करके जो छोटी सी तिरछी एक ट्रेंड लाइन थी उसका एक ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। तो स्टॉक पे जो 2 दिन का जो उसका ट्विजर बॉटम बना हुआ है 1220 के अराउंड का, तो वहां पे उसका स्टॉप लॉस बन जाएगा और ऊपर में खाना पे 1270 से लेके 1280 का हम अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकते हैं। और यहाँ पे और एक बात मैं ये जिक्र करना चाहूंगा कि मार्केट में अभी छलावा बहुत है। मींस लेट्स से कि जो आपके सेक्टर का जो ड्यूरेशन होता है सस्टेन करने का, वो बहुत कम है। आज के दिन में अगर लेट्स से कि ना आईटी स्टॉक्स काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो कल के दिन में उसकी मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगी। तो फार्मा सेक्टर के अलावा बाकी सारे सेक्टर्स की हम जो मोमेंटम और जो सस्टेनेबिलिटी देख रहे हैं वो काफी छोटी सी हो रही है। तो स्टॉप लॉस जो ट्रेड होने चाहिए वो काफी शॉर्ट टर्म या फिर इंट्राडे में हम करते हैं, तो वो काफी फायदेमंद रहेंगे अभी के मार्केट के स्ट्रक्चर में। लेकिन फार्मा स्पेस में एक सस्टेन मोमेंटम हमें देखने मिल रही है, तो इसमें से सिप्ला को हम प्रिफर कर सकते हैं। कल का जो मोमेंटम है मार्केट का, वो वापस से आपको दिख रहा होगा। आज बैंक निफ्टी हरे निशान में आ चुका है। जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में ही आपको बैंक निफ्टी ज़्यादा क्लियरली वॉच करना होगा। बैंक निफ्टी के पास एग्रेशन भी है और डिप्रेशन भी है। डिप्रेशन में पहले था, अभी कल से क्या हो रहा है कि अगर आप डेली चार्ट पे, सभी टेक्निकल्स वाले इसको अच्छे से समझ रहे होंगे कि आप डेली चार्ट्स डालेंगे, वहाँ पे एक 100 दिन की एवरेज डालेंगे, ये सेकंड टाइम वहीं से सपोर्ट ले रहा है। किसी एवरेज पे आके किसी का डीएनए जब चेंज होता है ना, तो टिपिकली वो एक अच्छा साइन माना जाता है, क्योंकि वो वहीं पे आके रुक रहा है जहाँ पे रुकना चाहिए। ये वहीं से आके रुक रहा है। अब 32 पॉइंट की तेज़ी आ चुकी है। निफ्टी अभी भी 40 पॉइंट नीचे है। तो आप बैंकिंग के अंदर ही, जो जिनको स्विंग ट्रेड का मज़ा लेना है वो बैंकिंग के अंदर ले, और जिनको पोजिशनली देखना है वो अभी भी थोड़ा बहुत रुक जाए, अभी थोड़ा सेटल डाउन हो जाने दीजिए। 100 पॉइंट महंगा भी मिल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आ जाते हैं कुछ और शेयर्स पर जो आज तेज़ी चल रहे हैं। आज जीएमआर इंफ्रा मैंने देखा है कि शुरुआत में इसमें थोड़ा डाटा स्ट्रांग बनता हुआ दिख रहा है। एक बार चेक करेंगे आप सुमित, जीएमआर इंफ्रा? जी देखिए, ये चार्ट को आप अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जो 2 वीक पहले काफी अच्छा एक ब्रेकआउट मिला था, एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट मिला हुआ था। तो लग रहा है कि स्टॉक में अभी भी काफी अच्छा मोमेंटम बाकी है। और अगर आप वीकली कैंडल देखेंगे तो एक टाइप ऑफ हैमर भी है जो बोल रहा है कि कहीं ना कहीं डिप्स को बाय किया जा रहा है। तो बिल्कुल आप ये बाइंग कंटिन्यू रखिए और डिप्स को यूटिलाइज कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन कीजिए 50 का लेवल, और हमें लग रहा है कि अपसाइड में एक 60 का टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकता है। आईटी के ना स्टॉक्स
बटे हुए हैं, कुछ स्टॉक्स तो नीचे हैं लेकिन कुछ स्टॉक्स अच्छा काम कर जाएंगे। उसमें एक का शेयर मेरी लिस्ट में आ रहा है, कुणाल जी आप चेक करेंगे, उसका नाम है बीस सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट के नाम से कंपनी है, एक बार ज़रा चेक करना बीस सॉफ्ट। वेल काफी अच्छी मोमेंटम ये स्टॉक में हमें देखने को मिली है डिम्पी जी। स्टॉक कुछ दिनों पहले, अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो 255 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था और वहां से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 464 के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नाउ नो डाउट फर्दर अपसाइड की मोमेंटम और स्टॉक दिखा सकता है, ऊपर में 502 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन व्यू उनके लिए बनेगा जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक में पोजीशन है। नई पोजीशन बनाने का यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। सो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है होल्ड करके चले, 502 तक के लेवल हमें ये स्टॉक दिखा सकता है आने वाले दिनों में। को लेकर ये रहा है, लेकिन सुमित आप जरा बताइए पेज इंडस्ट्रीज के बारे में, क्योंकि ये नेक्स्ट 50 से बाहर हो रहा है स्टॉक, ये कैसे स्ट्रक्चर लग रहे हैं इसके आपको? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है, 2% नीचे ये शेयर है, क्या गिरावट और गहराएगी इसमें? मिल रहा है 200 मूविंग एवरेज पे। 2 दिन पहले आप देखेंगे तो सस्टेन हो रहा था, लेकिन आज का जो कैंडल है तो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 41,600 का। तो 41,600 के जब तक ये क्रॉस नहीं कर रहा, मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा अपसाइड मिल सकता है। तो फ्रेश अगर किसी को इनिशिएट करना है तो आप वेट कीजिए, अदरवाइज जिनके पास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है तो यहाँ पे 39,300 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो पिछला इसका ब्रेकआउट लेवल था। तो यहाँ पे आप वेट कीजिए फ्रेश एंट्री के लिए वेट करना है पेज इंडस्ट्रीज में। आयुष, बाटा, कल हमने रफ्तार देखी, कंपनी की तरफ से सफाई आई कि वो स्ट्रेटेजिक अलायंस पर विचार वो कर रहे हैं, कमजोरी पर आज शुरुआत हुई है, क्या डिप्स में मौके बनेंगे या फिर कल की तेजी के बाद अब थोड़ा सा इसको छोड़ देना चाहिए? आयुष आयुष को शायद आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, कुछ आप बताइए क्या करना चाहिए बाटा में? तो अभिषेक मैं कहूंगा इसे फिलहाल छोड़ दें। देखिए अच्छे खासे मोमेंटम में था, बट रिजल्ट्स के बाद जो इसमें मूव आया, रिकवरी हमने बहुत फास्ट देखी कल, वॉल्यूम बैक, लेकिन जो फॉलो थ्रू है वो नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 1750 1770 के जो जोन्स हैं जहां पे इसने रिसेंट हाई बनाया था, वो लेवल्स एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहे हैं, सस्टेन नहीं कर पा रहा है रैली। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर किसी ने लोअर लेवल्स पे फ्रेश पोजीशन ली हो तो 1700 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप इसमें बने रहें, बट फ्रेश पोजीशंस में कहूंगा इसे अवॉइड करें। 1770 का लेवल क्रॉस होता है तब इसमें आप एक नया ट्रेंड शुरू होते हुए देखेंगे, फिर हम कंसिडर करेंगे। अभी के लिए फ्रेश पोजीशन अवॉइड, एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है उसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ठीक है, बाटा इंडिया पर ये व्यू। कपिल, अब पीवीआर आइनॉक्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका? यहाँ पर भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, और अब 2000 के ऊपर के लेवल्स देख रहे हैं। स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी चल चुका है, अपने हाइस पर के आसपास कारोबार कर रहा है और सीएलए से अब 2000 के ऊपर के टारगेट्स देख रहे हैं। क्या व्यू बन रहा है आपका? जिनको फ्रेश एंट्री करनी हो, क्या ये सही लेवल्स हैं लेने के लिए या फिर थोड़ा और नीचे आने दे स्टॉक को? जी, रिसेंट टाइम में हम देखते हैं कि मीडिया सेक्टर एज अ वॉल काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। मीडिया सेक्टर पहले के टाइम में काफी पिटा हुआ सेक्टर था, लेकिन रिसेंटली जैसे कि हमने रिबाउंड देखा हुआ है पीवीआर आइनॉक्स में, सन टीवी में और जी एंटरटेन में, तो काफी अच्छा मूव देखने मिला हुआ है। लेकिन इस मूव के चलते हुए लेट्स से कि पीवीआर की ओर आते हैं तो 1740 का जो एक लेवल था वो काफी अच्छा सा एक रेजिस्टेंस लेवल था। हालांकि सेक्टर का अंडरलाइन टोन काफी पॉजिटिव में है, तो मे बी चांसेस है कि आपके रेजिस्टेंस लेवल टूट जाए, लेकिन फ्रेश एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की होगा यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक का काफी ओवरस्ट्रेच हो गया है और जो हम ऑसिलेटर्स देखते हैं तो काफी ओवरबॉट सिचुएशन में आ गया है। लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर किसी की होती है तो डेफिनेटली वो 1690 के स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते हैं। और एक बार ये स्टॉक जब भी 1740 1750 के लेवल को ऊपर सस्टेन करता है तो हमें और भी इंप्रूवमेंट देखने मिल रहे हैं। मीडिया सेक्टर एज अ वॉल हमें काफी अच्छा लग रहा है और एग्जिस्टिंग पोजीशंस को ऑफ कोर्स हम होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। मणप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक्स भी आज नीचे। मणप्पुरम फाइनेंस में तो कुछ ब्लॉक डील हुई हैं जिसके चलते 4.5% नीचे आ चुका है। मुथूट फाइनेंस में भी दबाव है। सुमित, इन दोनों के चार्ट्स देखिए। अमूमन हम देखते हैं
गोल्ड प्राइसेस जब नीचे आते हैं तो इन दोनों स्टॉक्स में दबाव आता ही है, और अब गोल्ड प्राइसेस अगर देखेंगे तो 5 महीने के निचले स्तर पर आ चुके हैं, अपने अहम सपोर्ट के पास कारोबार कर रहा है। क्या इन दोनों स्टॉक में भी आप और दबाव देख रहे हैं? देखिए मन्नापुरम में तो अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट की तरह है। आप वीकली चार्ट देखेंगे तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट मिला हुआ है। तो मेरा सजेशन यहाँ पे रहेगा कि आप कभी भी जो डिप्स आ रही है टिल द लेवल्स ऑफ 140 उसे एक्यूमुलेट कीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 130 का। अपसाइड में टारगेट लग रहा है 180 के करीबन। और मुथूट में देखिए थोड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है तो उसका सपोर्ट मुझे और थोड़ा लग रहा है, लेकिन जो वीकली कैंडल देखेंगे तो काफी एक बेरिश फॉर्मेशन है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए ये स्टॉक स्ट्रक्चर के हिसाब से। इस समय इंडाइसिस में फिर से मैं बोलूँगा कांटे की टक्कर चल रही है। निफ्टी कोशिश कर रहा है कि अपना प्रेशर बनाए रखे और बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है इस प्रेशर को कम करने का। आप देख भी पा रहे होंगे जस का तस आके फंस सा गया है। एक लेवल पे तो चर्निंग हुई लेकिन उसके बाद आके वो रुक सा गया है। अभी देखते हैं क्या होता है। और मैं डाटा भी देखता हूँ, शुरुआती जो पोजीशंस बन रही होती हैं टिपिकली उस समय भी आप देखेंगे ना तो बराबर बराबर की टक्कर है। स्पेशली बैंक निफ्टी पे इस समय जो OI खड़ा हो गया है सभी स्ट्राइक्स का, करीब 10 स्ट्राइक्स ऊपर का है, वो है करीब 6 करोड़ 84 लाख का, और उसके सामने खड़े हैं 9 करोड़ 77 लाख। तो कांटे की टक्कर है, देखते हैं अभी क्या होता है। इसलिए इंडाइसिस से अभी भी दूर रही है। इंडाइसिस से कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। स्टॉक्स चेक करते रहना आप। इसी कड़ी के अंदर कुछ और स्टॉक्स जरा पता कर लेते हैं। एक और शेयर आया रेन इंडस्ट्रीज़, धीरे धीरे करके इसमें पोजीशनिंग बनेगी। एक बार जरा चेक करवाते हैं। खुश जरा चेक करना रेन इंडस्ट्रीज़। बट भी फिलहाल बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है चार्ट, क्योंकि देखिए काफी एक कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन हमें देखने मिला है। अर्ली साइंस ऑफ बॉटम फॉर्मेशन है, बट एज आई सेड द फेयरली अर्ली। मोमेंटम इंडिकेटर पे माइल्ड अपटिक देखने मिल रहा है, बट इट्स नॉट एनकरेजिंग येट टू गिव इट अ बाय। मैं कहूंगा यहाँ थोड़ा वेट करें, 160 के ऊपर निकलेगा तब हम फिर इसमें कंसिडर करेंगे फ्रेश एंट्री। तब तक के लिए मेरे लिए ये सिर्फ वेट एंड वॉच लिस्ट में रहेगा। यहाँ पे फ्रेश बाइंग इनिशिएट फिलहाल ना करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पास से तेज़ी के ही शेयर हैं, मैं वीकनेस के भी 2 शेयर आपको बताता हूँ जिसमें डाटा आज थोड़ा वीक बन रहा है शुरुआत में। फर्स्ट है नेस्ले, ये वीक है, बैक टू बैक वीक है। और दूसरा शेयर है मेरी लिस्ट में वो है अपोलो टायर्स। एक बार सुमित आप चेक करेंगे दोनों शेयर्स को। अपोलो टायर्स ज़्यादा वीक है, इसमें ट्रेड मज़ा आएगा करने में, या फिर नेस्ले में पैसा ज़्यादा बनेगा अगर शॉर्ट करते हैं तो। देखिए पहले नेस्ले का चार्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेस्ले ने जो 2 दिन पहले एक रीटेस्ट किया था अपने रेजिस्टेंस को और वहीं से ही उसको रिजेक्शन मिला था, तो मुझे लग रहा है कि वीकनेस अभी भी और बन सकती है। नीचे में जो पहला सपोर्ट मुझे दिख रहा है दैट इज अराउंड 21,300, अभी 21,500 पे ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर इससे कहीं ना कहीं ये 21,300 का लेवल ब्रेक कर रहा है तो मेजर डाउनसाइड और मुझे यहाँ पे दिख रही है। नेस्ले को लेकर ये व्यू। टूरिज्म से रिलेटेड है थॉमस कुक। आज हम देख रहे हैं कि 5% के आसपास की तेजी इसमें दिख रही है। थॉमस कुक जरा चेक कीजिए, कुछ कैसा लग रहा है ये शेयर आपको? वेल काफी एनकरेजिंग सेटअप है। बहुत शार्प हमने किसमें मूव देखा था, तो उसके चलते जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो दौर कहीं 100-105 के आसपास खत्म हो चुका है। फ्रेश मूव हमने कल देखा था और आज फॉलो थ्रू देख रहे हैं। तो एक जो राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग थी ये भी आ चुकी है स्टॉक में, और वहां से स्टॉक रिबाउंड कर रहा है, व्हिच इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ दैट द स्टॉक हैज एटलीस्ट इन द नियर टर्म। तो यहाँ पे आप बिल्कुल एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 120 और 130 के जो 2 लेवल्स हैं ये आपको एज ए टारगेट लेके चलना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 105 के करीब लेके चलें। तो ओवरऑल सेटअप इस डिप के बाद थोड़ा पॉजिटिव हो गया है, और जो ये रिकवरी आई है दैट इज आल्सो सजेस्टिंग कि यहाँ पे स्ट्रेंथ डेफिनेटली बनी हुई है स्टॉक में। वॉल्यूम्स में भी मार्जिनल अपटिक है, सो व्हिच इज सजेस्टिंग कि यहाँ पे आप एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नई लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि अभी तो फिलहाल ये 5% के सर्किट पर ये शेयर चला गया है। लेकिन सेंट्रल बैंक के बारे में जरा कपिल आप राय दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो छोटी साइज वाले जो बैंक है ना वहां पर रौनक ज़्यादा है। इंडेक्स एक तरफ, निफ्टी बैंक एक तरफ, और इनकी चाल एक तरफ। आज भी 3.5% के आसपास की तेजी इसमें दिख रही है। कहाँ तक जाएगा ये शेयर, जरा बताइए इसमें। जी
पीएसयू बैंक्स की मोमेंटम भी काफी अच्छी है और पीएसयू बैंक एज अ सेक्टर चार्ट पे देखते हैं तो मल्टी डिकेडल हमें ब्रेकआउट भी देखने मिल रहा है। और यहाँ पे जो लीडिंग काउंटर्स थे लेट्स से पीएनबी, एसबीआई, वहां पे तो उनके मोमेंटम काफी सीमित से हो गई है, लेकिन जो सेकंड टायर स्टॉक है वहां पे काफी अच्छी मोमेंटम आ रही है। सेंट्रल बैंक का जो हम देखते हैं तो काफी टाइम से लेट्स से कि इस ईयर के स्टार्टिंग से लेके अभी तक एक अच्छा सा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया हुआ और वहां का हमें ब्रेकआउट हमें पिछले 3 से 4 दिन से देखने मिल रहा है, एक फॉलो थ्रू साइन भी है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टॉक का अच्छा है और ऊपर की जो इसके अपसाइड पोटेंशियल हम जो इमीडिएटली देख रहे हैं 35 के यहाँ पे चल रहा है, तो 39 से लेके 40 तक की इसकी अपसाइड मोमेंटम आ सकती है। तो स्टॉक प्राइस मोमेंटम में है, स्टॉक में काफी अच्छी सी स्ट्रेंथ भी है, मूविंग एवरेज के स्लो भी पॉजिटिव में है, तो 39 से 40 की इसकी अपसाइड पोटेंशियल हो सकती है। रुपए इसका 52 वीक हाई है, तो सेंट्रल बैंक पर ये व्यू। कुछ आप जरा चेक कीजिए चमनलाल सेठिया, ये चावल एक्सपोर्ट वाली ये कंपनी है और कल हमने इसमें ज़बरदस्त रफ्तार देखी। आज भी ये शेयर थोड़ा सा चलने की कोशिश कर रहा है। ये बताइए कि जिन्होंने लोअर लेवल पर एंट्री किया है वो क्या प्रॉफिट टेकिंग कर लें या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके बने रहें, और किसी को अगर ये चाल देख के लालच आ रहा हो तो वो क्या करें? थोड़ा सा पेशेंस रखें, लेकिन जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो वो क्या करें, तो उनके लिए एक मिक्स ऑफ स्ट्रेटजी है। पहला ये कि पार्टली प्रॉफिट बुक करें। बहुत ही अच्छा अपमूव आया था जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है 180 के करीब, वहां से आप देखिए कल बहुत शार्प अपमूव था, 220 के करीब गया था। आज का भी हाई देखें तो उसी लेवल के आसपास है। तो कहीं ना कहीं 220 का जो लेवल है यहाँ पे स्टॉक सरासर रेजिस्ट कर रहा है, ब्रेक करने में थोड़ी मशक्कत लग रही है। तो अगर आपने निचले स्तरों पे लिया हो तो ऑलरेडी अच्छे मुनाफे पे बैठे होंगे। तो मैं कहूंगा यहाँ पे आप 208 से 210 का जो लेवल है इसको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाएं और पार्शियली बुक करें। अब पार्शियली बुक करने का कारण ये है कि देखिए मोमेंटम है, कल की मूव के बाद आज भी स्टॉक फॉलो थ्रू देख रहा है। तो अगर 220 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आपको 235 और 240 के जो लेवल्स हैं ये भी देखने मिल सकते हैं। तो पार्टली बुक करें, रेस्ट ऑफ दी पोजीशन जो है 50% उसको होल्ड करके चलें। यहाँ पे आपको और अपसाइड देखने मिल सकता है। दैट विल बी द स्ट्रेटजी जिस तरह से मैं इस स्टॉक को प्ले करूंगा अगर मेरी पोजीशन है फ्रॉम लोअर लेवल्स। एक और शेयर है, मैंने डेली चार्ट पे अभी जस्ट चेक किया है कि वो थोड़ा वीक हो रहा है। अच्छा, इस बीच में आपको इंडाइसिस के बारे में वापस से एक बार क्लियर कर दूं। निफ्टी आपको फिर से दबाव बना रहा है बैंक निफ्टी पे। कल भी यही हुआ था, बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा था ऊपर जाने की, लेकिन निफ्टी ने ऐसा प्रेशर बनाया कि बाद में जाते जाते बैंक निफ्टी को भी लाल निशान में जाना हुआ। फिर से 20 पॉइंट के नुकसान आ गया, अभी 50 पॉइंट ऊपर चला गया था। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी जल्दबाजी ना उठाइएगा। आप अगर ऑप्शंस ट्रेड करेंगे, आपको लग रहा होगा कि मैं तो सबसे बड़ा जैकपॉट मैं ही कमा लूँगा, बहुत बड़ी गलतफहमी में है वो आप। अभी रुक जाइए, अभी इसके अंदर पोजीशनिंग इतनी ज़्यादा खड़ी हुई है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कि दोनों तरफ के लोग अपना अपना दम लगा रहे हैं। कहीं भी एक तरफ का पलड़ा हल्का हो जाना चाहिए, तब आपके पास ऑप्शंस के अंदर पैसे बनेंगे। नहीं तो चर्न करते करते आपको फील गुड होगा। देखिए मेरे से होशियार तो कोई है ही नहीं, मैं तो कॉल ले रहा हूँ बेस पे, और आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं निकलेगा उस समय, क्योंकि उसी समय ही तो वापस आपको ट्रैप करवा रहा है। तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है। मैं बार बार ये ऑप्शंस वालों का इसलिए भी बोलता क्योंकि ऑप्शंस में ट्रेड बहुत बढ़ गया है। कल का नंबर ही मैंने आपको सिर्फ दिखाया था, 38,000 करोड़ है नंबर, 38,000 करोड़ ऑप्शंस का कारोबार, और उसमें सिर्फ एफआईज नहीं है, उसमें रिटेलर भी है। तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, तो रुक के काम करने में ज़रा समझदारी है। महंगा मिल जाएगा, मेरे मालूम है महंगा मिलेगा, लेकिन कई बार सेफ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। एक शेयर मेरी लिस्ट में दीपक नाइट्रेट, अभी 200 दिनों के एवरेज के जस्ट नीचे पहुंचा है और आज ही पहुंचा है। एक बार कपिल आप चेक करेंगे दीपक नाइट्रेट। बेसिकली केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है और रिसेंटली उसने एक अपना ब्रेकआउट दिया हुआ है। लेकिन इन सारे सेक्टर्स का होता क्या है कि मैं टेक्निकल स्ट्रक्चर में समझता हूँ कि जो आपके वीक स्टॉक होते हैं और उसके जो कुछ हमें ब्रेकआउट देखने मिलते हैं तो वो इतने सस्टेनेबल नहीं होते, क्योंकि वहां का उसका पहले के जो इन्वेस्टर्स का फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल के आता है और हमें एक सेल ऑन राइज जैसे ही व्यू हमें देखने मिलता है। तो स्टॉक प्राइस क्रैश कर रहा है, मार्केट भी अपने जो 19,300 लेवल है उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो सेक्टर आपका वीक है, स्टॉक भी एक रिलीफ रैली देके स्टॉक प्राइस नीचे की ओर आ रहा है। तो ये सारी चीजों को कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक में और भी प्रेशर बिल्ड होना चाहिए। 1985 के लेवल पे यहाँ पे चल रहा है और जो इसके इमीडिएट लास्ट टाइम के जो हम बेस लेवल देख रहे थे तो 1955 के यहाँ पे हमें देखने मिल रहे हैं। तो 1985 से ये स्टॉक और भी 1955 के लेवल के यहाँ पे नीचे की ओर शिफ्ट होता हुआ हमें देखने मिल सकता है। तो स्टॉक में पेन है। जी डीपी।
81 अंकों के नुकसान के साथ अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। दीपक नाइट्रेट पे आपको व्यू पॉइंट मिल गया। अभी हम ऑप्शंस का सौदा भी आपके लिए लेके आते हैं। ऑप्शंस का चैंपियन अक्षय पी भागवत आज हमारे साथ हैं, आपको बताएंगे। अक्षय जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका आज का ट्रेड क्या है ऑप्शंस का? गुड मॉर्निंग। आज मेरा ऑप्शंस में रिकमेंडेशन रहेगा ऑटो क्षेत्र में टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स का अगर आप ब्रॉडर प्राइस सेटअप देखेंगे तो 615 का करंट रेट है। ब्रॉडर टेक्निकल सेटअप पॉजिटिव है। डेरिवेटिव पैरामीटर से भी अगर देखें तो 600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन रहा है। और हमारा मानना है कि जल्दी 31 अगस्त के पहले आपको 630 640 तक ऊपर में स्तर देखने को मिल सकते हैं। करंट मार्केट वोलेटिलिटी को टाइड करने के लिए हम एक स्ट्रेटेजी की रणनीति रेकमेंड करेंगे ऑप्शंस के जरिए, जो रहेगी बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी। इसमें आपको 615 की जो है कॉल एट द मनी वाली खरीदनी है। आपको मिलेगी ये 13 और 14 रुपए के बीच में। इसके सामने आपको 630 की कॉल बेचनी है करीबन 8 रुपए में। कॉल बेच के आपकी कॉस्टिंग बाय करने की कम हो जाएगी। जो लॉट साइज है टाटा मोटर्स का वो है 1425। तो जो स्ट्रैटेजी है ये आपको 31 अगस्त तक अगर आप होल्ड करेंगे पॉजिटिव व्यू के साथ और 630 के ऊपर एक्सपायर हो टाटा मोटर्स, तो मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल 13,250 का ये स्ट्रैटेजी में। और मैक्सिमम लॉस फिक्स्ड है इसका लोअर कैप 8,100 का। तो ये रणनीति रहेगी टाटा मोटर्स में ऑप्शंस के जरिए। ठीक है, टाटा मोटर्स पर हमारे तमाम एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। 750 का टारगेट दिया था स्नेहा ने इसके लिए फंडामेंटली, लेकिन ऑप्शंस के जरिए आपको अक्षय की रणनीति ध्यान से देखनी चाहिए। 615 की कॉल खरीदनी है 14 रुपए पर, 630 की यानी कि ऊपर वाली कॉल इसकी बेचनी है। तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए वो 8 रुपये 30 पैसे पर आप उसका भाव है। मुनाफा अधिकतम होगा 13,250 और अधिकतम जो नुकसान होगा वो होगा 8,100 रुपये का। तो एक बेहतरीन स्ट्रेटजी अक्षय की तरफ से। अक्षय बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से नरमी फिर से आई है। 19,283 के पास है निफ्टी बैंक की बात करें तो हरे निशान में आने के बाद फिर से स्टीम खोता हुआ सुस्त कारोबार है। लेकिन यह है कि कल जिस तरह का प्रदर्शन हमने निफ्टी का देखा उससे बेहतर निफ्टी बैंक था। आज भी वो ट्रेंड कम से कम कंटिन्यू होता हुआ हमें दिख रहा है। कल भी हमें एक्सिस बैंक से सहारा मिलता हुआ दिख रहा था, SBI से सहारा मिलता दिख रहा था निफ्टी बैंक को। आज देख रहे हैं कि ICICI बैंक थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि आगे कैसा माहौल बनता है। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जहां पर माहौल बिल्कुल थकान के नहीं है, लगातार तेजी हो रही है। पावर सेक्टर की बात करें और पावर रिलेटेड जो भी पूरी की पूरी जो वैल्यू चेन है, आप हर जगह तेजी देखेंगे। ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर इंफ्रा, यहां तक कि पावर फाइनेंसिंग, ये स्टॉक्स लगातार चल रहे हैं, रिकॉर्ड हाइज पर ट्रेड हो रहे हैं। REC अगर हम PFC की बात करें, इसके अलावा FMEG वाला जो सेगमेंट है उसको भी पावर के साथ ही क्लब करके देखना चाहिए। तो पावर सेक्टर की तस्वीर अब यहां से कैसे लग रही है? बहुत तेजी हो गई है, आपने बहुत कमाई कर ली है और शेयरों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर देखिए। शायद ऐसे ऐसे स्टॉक्स इसमें दिखेंगे जिसके रिटर्न्स देख के आपको नहीं यकीन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्लो मूवर वाले हैं। NTPC स्लो चलने वाला है, पावर ग्रिड स्लो चलने वाला है, सुजलॉन चलता ही नहीं था। यहां से भविष्य क्या, इसको जरा समझते हैं। और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं एलारा कैपिटल के रुपेश सांखे। रुपेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। बहुत ही आसान सवाल आपसे पूछेंगे सर, जरा सेक्टर को जरा समझते हैं कि मौके अभी हैं या फिर थोड़ी सी बस अब छूट चुकी है। हम देख रहे हैं कि पावर की जो डिमांड है सर ना, अभी भी वो लगातार मजबूत बनी हुई है। तो क्या हम ये मान के चलें कि जो पावर स्टॉक्स की जो तेजी वाला जो प्रदर्शन है, क्या वो बना रहेगा? आपको क्या सेंस मिल रहा है अब? या गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली मैं लगता है कि पावर में तेजी रहेगी, क्योंकि अगर हम पावर सेक्टर की वैल्यूएशन की बात करेंगे तो ये काफी अंडर वैल्यू स्टॉक था। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 17-18% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, कैश फ्लो वेरी स्ट्रांग है, PE मल्टीपल 6-7 का था, तो काफी अंडर वैल्यू स्टॉक था। और सेक्टर फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, मतलब आपको कुछ रिटर्न्स में कुछ रिस्क नहीं है। एंड ग्रोथ भी अभी हमने देखा कि 9-10% का ग्रोथ चल रहा है। और इंस्टॉल कैपेसिटी जो करंटली 426 गीगावाट है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम बाय 2030 तक ये कैपेसिटी 820 गीगावाट तक आएगा। तो डेफिनेटली
डेफिनेटली ग्रीन ट्रांजिशन का बेनिफिट जो लार्ज कैप कंपनीज को काफी मिल रहा है। अगर हम लोग तो 2005 और जो 2010 की बात करेंगे, उस टाइम पे बहुत सारे कंपनीज थे, लेकिन अभी बहुत सारे एसेट स्ट्रेस में चले गए हैं। तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनको इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो हमने देखा है कि कंपनी लाइक एनटीपीसी हो गया या टाटा पावर हो गया या टोरेंट पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनएचपीसी, एजेवन, वो सारे इस बेनिफिट जो ग्रीन ट्रांजिशन हो रहा है उसका बेनिफिट ले रहे हैं। और हमने देखा है कि उनका जो कैपेसिटी एडिशन टारगेट है वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल है। तो डेफिनेटली ये तेजी चालू रहेगा और वैल्यूएशन अभी भी बहुत अंडर वैल्यूड है अगर हम इसकी रिटर्न ऑन रेशियोज और इसके बैलेंस शीट को अगर कंपैरिजन करते हैं। ओके, ठीक है। तो फिर आपका इसमें पूरी लिस्ट के अंदर जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी है, जनरेशन्स भी हैं, आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है जिसकी वैल्यूएशन आपको ठीक लग रही है और आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे दम काफ़ी और पॉलिसीज भी उसके हक में है? जैसे आपने बताया कि पूरा इकोसिस्टम को बेनिफिट रहेगा। ट्रांसमिशन में बहुत सारा टीएनडी स्पेस में बहुत सारा कैपेक्स हो रहा है, उसका बेनिफिट ऑल जो स्मार्ट मीटरिंग कंपोनेंट है या सबस्टेशन रिलेटेड कंपनीज है जैसे एबीबी, सीमेंस या इनॉक्स विंड, काफी सब कंपनीज को उनका बेनिफिट मिल रहा है। तो हमें लगता है कि जनरेशन स्पेस में जो कंपनीज हाई कैपेसिटी एडिशन टारगेट कर रहा है, जिसके रेगुलेटेड इक्विटी में ग्रोथ है, ऐसे कंपनीज लाइक एनटीपीसी, एनएचपीसी, एजेवन जो हाइड्रोस्पेस वेरी एक्साइटिंग स्पेस है, ये कंपनीज में हमें लगता है कि अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है आगे जाके। और उसके अलावा जो बाकी कंपनी जो बैटरी स्टोरेज या पंप हाइड्रो स्टोरेज या ग्रीन ट्रांजिशन के टुवर्ड्स जा रहे हैं, जैसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, उसमें भी हमें लगता है कि यहाँ से तेजी है। तो पूरा सेक्टर हमें लगता है कि हमारा पॉजिटिव व्यू है। उसमें हम मानते हैं कि लार्ज कैप में एनटीपीसी, स्मॉल कैप में एजेवीएन, एनएचपीसी और दूसरा वैल्यू चेन में जो पीएफसी, आरईसी, उसमें 30-40% का रिटर्न मिल सकता है। उस पर रुपेश का पॉजिटिव रुख है। रुपेश जी, आपसे जरा ये जानेंगे, जो पावर फाइनेंसिंग वाली जो कंपनियां हैं जो जुड़वा हैं, आरईसी, पीएफसी, एक समय था कि हम 100-125 के भाव देखते थे, दोनों ही शेयर अब रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं और आरईसी की जो कल कॉन कॉल से जो कमेंट्स आए हैं वो बड़े एनकरेजिंग है कि 2025 तक वो नेट जीरो एनपी हो जाएंगे। अब ये थोड़े रिस्की बेट हो गए हैं नए निवेशकों के लिए या फिर अभी भी आपको स्टीम इसमें दिखती है? आरईसी की बात करेंगे ना, वो काफी अंडर वैल्यू स्टॉक थे, 0.5 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू चलते थे। और हालांकि हमने देखा कि इसमें डिसबर्समेंट काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है और नेक्स्ट 7-8 ईयर्स में हम मानते हैं कि 28 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है पावर सेक्टर में, जो 16 लाख करोड़ का लास्ट 7-8 ईयर्स में। तो डिसबर्समेंट ग्रोथ है 13-14% का ग्रोथ आएगा। साथ साथ हम लोग ने देखा है कि उनका एनपीएस काफी हद तक कम हो गया है और उनका जो बड़ा रिस्क था रिसीवेबल्स का, जो डिस्कॉम का, तो हमने देखा कि डिस्कॉम का फाइनेंशियल भी काफी इंप्रूव हो गया है। तो लगता है कि ओवरऑल जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत कम है। वैल्यूएशन ऑलरेडी वो 0.5-0.6 टाइम चल रहा था, अभी भी 1 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पे चल रहे हैं और उनका रिटर्न ऑन रेशियो इज क्लोज टू 17-18% है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ रिस्क जैसा लग नहीं रहा है और उसका डिसबर्समेंट रेशियो काफी परसेंटेज वाइज ग्रो होते रहेगा नेक्स्ट 7-8 ईयर्स। तो हमें कोई ऐसा रिस्क नहीं लग रहा है क्योंकि फंडामेंटल्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं आगे जाकर। बिल्कुल, तो ये है व्यू पावर सेक्टर पर और आरईसी, पीएफसी दोनों ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, इन पर आप पर नजर रख सकते हैं। रुपेश, थैंक यू सो मच आपका इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और पावर सेक्टर पर अपना व्यू देने के लिए। तो रुपेश हमारे साथ जुड़े थे, पावर सेक्टर पर आपको नज़रिया भी बताया और वहाँ पर क्या करना चाहिए ये भी हमने चर्चा की। मार्केट पर वापस लौटते हैं, निफ्टी अब आ चुका है दिन के निचले स्तर के पास और बैंक निफ्टी उसके उलट कारोबार कर रहा है, हरे निशान में कारोबार कर रहा है बैंक निफ्टी, करीब 34 अंक ऊपर। इस बीच कॉनकॉर्ड बायोटेक देखिए, यहाँ पर आज लिस्टिंग होनी थी कॉनकॉर्ड बायोटेक की और हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी शानदार लिस्टिंग देखने को मिल रही है, करीब 21% ऊपर स्टॉक फिलहाल अभी दिखाई दे रहा है। 150 अंकों की तेज़ी यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। चलिए, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, लेकिन कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा करें जहाँ पर कि एक्शन उसमें सरकारी बैंकों में काफ़ी अच्छी तेज़ी लौटी है। कल आखिरी कुछ सेशन में हम देख भी रहे थे सरकारी बैंकों में अच्छा रुझान था, आज भी वो तेज़ी कंटिन्यू होते हुए नज़र आ रही है। सुमित, कोई स्टॉक है कोई जहाँ पर क्या आप ट्रेड करने की सलाह देंगे इन स्तरों पर? ओके, सुमित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुछ आपके साथ आपके पास आना चाहेंगे, कुछ आप बताइए, सरकारी बैंकों में कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको इस वक्त?
यहाँ पे दो स्टॉक्स हैं जिनका मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। पहला है द बिग बॉय एसबीआई। देखिए मैं ये मेंटेन करके चल रहा हूँ काफी समय से कि ये जो रिजल्ट्स के बाद का डिप आया है ये सारे ही सरकारी बैंक्स में एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम में एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। एसबीआई में वो चीज पिछले एटलीस्ट तीन सेशन से कह सकते हैं कि साबित हो रही है। 550 टू 555 का इसमें नियर टर्म सपोर्ट जोन था जिसको इसने रिस्पेक्ट किया है और वहां से एक रिबाउंड हुआ है। हालांकि की एवरेजेस के नीचे है बट स्लोली एंड स्टेडीली वहां पे फिर से जा रहा है, उन एवरेजेस को फिर से कॉन्कर करने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा पोजिशनल व्यू लेके चलें तो एसबीआई आपके लिए यहाँ पे आने वाले कुछ महीनों में बहुत अच्छा ट्रेड साबित हो सकता है। तो यहाँ पे आप बाय करें 595 और 620 के दो टारगेट्स के लिए, और जो स्टॉप लॉस है आपका वो रहेगा 555 का, जो इसका नियर टर्म सपोर्ट जोन है वहां का। तो अगर एक पोजिशनल बेट लेना चाहें आप बड़े बैंक में, तो एसबीआई इज योर बॉय टू गो टू। यहाँ पे अगर आप देखें छोटे बैंक्स में तो पीएनबी इसमें इतना बड़ा क्रैक आया भी नहीं था और पिछले कुछ सेशन से ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज के पास ही होवर कर रहा था। कल उसके ऊपर कंफर्टेबली ब्रेकआउट दिया है, क्लोजिंग दी है, वॉल्यूम में भी हमने अपटिक देखा था और आज भी हम उसका माइल्ड ही सही बट फॉलो थ्रू आते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक ट्रेडिंग के लिहाज से फ्रेश पोजीशन लेना चाहें तो 6550 के पहले टारगेट से बाय करें, दूसरा टारगेट आपके लिए 67 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो है उसको आप लेके चलें 62 के करीब। तो नियर टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पीएनबी और पोजिशनल बेट अगर लेना चाहें तो एसबीआई। ओके, तो पीएनबी में मीडियम टर्म व्यू और एसबीआई में लॉन्ग टर्म बेट आप ले सकते हैं। एक बार कोचिन शिपयार्ड को एक बार वापस से रिव्यू कर लेते हैं। स्टॉक अभी 1.5% ऊपर है, बीच में काफ़ी शानदार तेज़ी आई थी, स्टॉक 5% ऊपर था लेकिन वहाँ से थोड़ा नीचे आ चुका है कोचिन शिपयार्ड। कपिल, शानदार तेज़ी हमने देखी थी हाल फिलहाल के दिनों में, अभी क्या मुनाफा बुक करने का समय आ गया है या बने रह सकते हैं स्टॉक में और तेज़ी के लिए? जी, जैसे कि हमने शिपिंग इंडस्ट्रीज में काफी अच्छा रुझान देखा हुआ है पिछले 2 से 3 दिनों में, तो खास करके फिर से उसका जो बुलिश रिजम्पशन था वो हमें कंटिन्यू होते दिखने मिल रहा है। कोचिन शिपयार्ड हो या फिर मस्काओ डॉक हो या फिर गार्डन जीआरएसई का स्टॉक हो, तो सारे के सारे स्टॉक्स ने पॉजिटिव मोमेंटम तो देखने मिले हुए हैं। रिस्क फ्रेश बाइंग के लिए तो थोड़ा सा कंसर्न बन जाता है क्योंकि बहुत 3 दिन से काफी अच्छा मोमेंटम हुआ है, लेकिन अभी भी कोई भी यानी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे नहीं बना हुआ है। और जो हम टेक्निकली एनालिसिस में मोमेंटम ट्रेडिंग जो हम फॉलो करते हैं कि जब तक आपका स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है तब तक बने रहो, जब तक आपको स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक होता हुआ देखने मिले, कुछ सपोर्ट लेवल टूटते हुए देखने मिले, तब हमें उसमें से एग्जिट करना चाहिए। हाँ, वहां पे एक मानसिकता ऐसे होनी चाहिए कि मार्केट को थोड़ा सा आपको गेन आपको लूज करना होता है, लेकिन अगर ये स्टॉक फिर से कुछ मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो अच्छा सा एक प्रॉफिट बन जाता है। तो यहाँ पे कोई अभी तक रिवर्सल की साइन नहीं बन रही है सेक्टर, ना ही कोई स्पेसिफिक स्टॉक, लेकिन पूरे का पूरा सेक्टर काफी पॉजिटिव मोमेंटम में है, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को ऑफ कोर्स इसमें बनाए रख सकते हैं। 90 अंकों से ज़्यादा का नुकसान वापस से निफ्टी पे आ चुका है। बैंक निफ्टी के थर्ड अटेम्प्ट है, सिर्फ 9:15 से खुले थे, 55 मिनट हुए हैं, यानी कि 40 मिनट के अंदर थर्ड अटेम्प्ट है जब निफ्टी बार बार बैंक निफ्टी हरे निशान में आ रहा है, लेकिन बार बार उसको निफ्टी की परेशानी भुगतनी पड़ रही है। कौन है ये दुश्मन जो इस समय चलने ही नहीं दे रहा निफ्टी को? बिल्कुल सही चलाया आपने, रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा वेटेज के साथ ये बाज़ार को परेशान कर रहा है। आज एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें इसके टारगेट को 2800 कर दिया 3000 से घटाकर। हालांकि ये शेयर, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, ये पोर्टफोलियो के लिए तो ठीक शेयर है, लेकिन ये एक्चुअली में मार्केट को पिछले 2 दिन से डिस्टर्ब कर रहा है। दूसरा है TCS, तीसरा इन्फोसिस है, इसको ज़रा दिखाइए आप स्क्रीन पर, और चौथा HDFC बैंक। इन चारों शेयर को आप आमने सामने खड़ा कर देंगे तो इससे बड़ा शेयर कहाँ से लेके आएँ? इससे बड़ा शेयर तो है ही नहीं कोई। इन चारों से बड़ा शेयर तो अपने अपने सेक्टर के दिग्गज हैं, इसलिए निफ्टी को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। अगर आप बैंक, वैसे भी 50 में से करीब 40 शेयर लाल निशान में है। एक काम करेंगे, आप एडवांस डिक्लाइन भी दिखाइए, वो आपको ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं दिखेगी। एक बार आप वॉलिटिलिटी इंडेक्स विक्स भी दिखाइए, वो भी आपको ज़रा डिस्टर्बिंग नहीं दिखेगा। वो बेचारे तो शांत बैठे हुए हैं, वो तो वेट कर रहे हैं कोई आए ऐसा दमदार शेयर जो इन चारों को टक्कर ले पाए। इसलिए एडवांस डिक्लाइन में और विक्स में इसमें कुछ प्रॉब्लम दिखेगी। विक्स आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट है, 90 पॉइंट नीचे हो आप। एथिकली विक्स होना चाहिए था 13 के ऊपर। अब आप एडवांस डिक्लाइन देखो, डिक्लाइंस के अंदर सिर्फ F&O वाला पार्ट छोड़ दो, इसकी दूसरी प्रॉब्लम चल रही हैं। NSE और BSE देखो तो कांटे की टक्कर चल रही है। एडवांसेस भी बहुत ख़राब नहीं है आपके पास, बट प्रॉब्लम कहाँ है? निफ्टी खड़ा हुआ है। हेडलाइंस के साथ थोड़ा